मैं काफी इंप्रेस था और अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 40% केसेस लोअर कोर्ट्स में अगर समरी ट्रायल में जाते हैं, वो समरी ट्रायल एक्चुअली इफेक्टिव होती है या नहीं। अब वीरेंद्र जी कहते हैं अभी भी होता है, तो फिर मेरा विश्वास थोड़ा कम हो रहा है। नहीं, अभी कल 3 महीने तक है, अब वो 3 साल तक के लिए कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो नहीं है नहीं, उसमें समरी में। हाँ वो मैं समझ गया। हाँ, सवाल ये है कि 40% केसेस त्वरित तौर पे अगर डिसाइड हो सकते हैं, वो मुझे पता नहीं समरी ट्रायल अभी भी है तो उसका कैसे इंप्लीमेंट होता है, कितने महीनों में समरी ट्रायल में डिसीजन मिलता है, कितना शॉर्ट टाइम होता है, इसके बारे में अगर कुछ पता चले। पर अगर ये सही है और अगर नहीं सही है तो ये दिखावा है। अगर ये सही है कि टाइम लिमिट्स इम्पोज करके फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस हो पाएगा, टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ जस्टिस हो पाएगा, जो मैं समझता हूँ प्रायोरिटी 1 होना चाहिए इस देश के लिए। मैं एक डिसीजन से एग्जांपल आप बताता हूँ। सहमत हो ना हो वो तो चलता रहेगा, हाँ, मैं मगर एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सूचना आयोग के समक्ष जो प्रक्रिया है, सूचना आयोग के समक्ष जो प्रक्रिया है, तो उसको समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण माना गया, क्योंकि इसमें केवल 25,000 तक की पेनल्टी का प्रावधान है। तो जो सूचना आयोग में जिस तरह से फास्ट काम होता है या नहीं होना नहीं, चाहिए, सूचना आयोग में तो उसी तरह बिल्कुल से समरी नहीं है। सूचना आयोग तो सूचना के अधिकार को इतिहास का अधिकार बना चुके हैं। तो अगर वैसा ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राम राम सत्य है। सर ये बताइए बस, ये अगर टाइम बॉन्ड काम नहीं करते हैं तो क्या होगा? वीरेंद्र जी, सर इसमें अभी ये प्रश्न का, वीरेंद्र जी इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला। ये जो ट्रायल का मैं बता देता हूँ, जितनी समय डेवलप हुई है, तो क्या इसमें पुलिस की शक्तियों की जो बात हुई थी, जो एक रिटायर्ड डीजीपी थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मतलब ये मामला चला था, एक जनहित याचिका लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म की बात की थी। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इस कानून में जो संशोधित कानून ये बनाए गए हैं, क्या इनमें वो बिंदु भी पुलिस रिफॉर्म वाले कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखते हैं? क्या पुलिस की पावर में आम और गरीब जनता के प्रति जो पुलिस की पावर है, मतलब उसका जो दुरुपयोग हुआ है, हो रहा था, उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, उसमें बढ़ोतरी होगी? ये मेन पॉइंट है। ये तो इसके डिटेल प्रावधान जो है सीआरपीसी को वो स्टडी करके, बीएनएसएस के नए प्रावधान स्टडी करके ही बताया जा सकता है। लेकिन अब जैसे कुछ चीजें मैंने बताई इसमें कि चार्जशीट फाइल करना 90 दिन के अंदर कंपलसरी हो गया, फिर ऑनलाइन करना जरूरी हो गया सबको, केस डायरी और ये जो चीजें है चार्जशीट वगैरह। तो ये जो प्रावधान है, ये इसमें टाइम बाउंड प्रोविजन तो कर दिया। दोनों पक्ष पूरे इंडिया में कहीं तो से भी कहीं भी नकारात्मक भी हो ऑनलाइन सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। ये तो पुलिस की पावर की बात नहीं आती है, ये तो बल्कि पुलिस को पावर देने जैसी बात हो गई। बात इसमें ये है कि क्या पुलिस में ऐसे कोई बदलाव हुए हैं पुलिस की शक्तियों में, जिससे वो आम आदमी को मतलब इस तरह से डील करे। आम और गरीब ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं, बड़े वालों का तो कहीं कुछ नियम कानून काम नहीं करते हैं। तो आम और गरीब जो जनता है, जो उसको वो क्या पुलिस से सुरक्षित महसूस कर सकती है, या ऐसा महसूस कर सकती है कि पुलिस उसको न्याय दिलवाने में मदद करेगी? मतलब पुलिस को अपना एक, यदि पीड़ित व्यक्ति है, वास्तव में पीड़ित है, तो क्या पुलिस को अपने एक फ्रेंड के तौर पे मान सकता है कि हमें न्याय दिलवाएगी, हमारी मदद करेगी, है मददगार के तौर पे मान सकता है, या उसके इस तरह से? हम ये जानना चाह रहे हैं। ये तो ऐड जब लागू होंगे प्रावधान, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि क्या इसका असर रियल देखने में आता है। क्योंकि प्रावधान तो देखिए कोई भी यूज, मिसयूज या अब्यूज हो सकता है, तो ये तो एक टूल है, हथियार की तरह है। मिसयूज भी किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन इसमें जो कुछ प्रावधान मुझे ऐसे लग रहा है कि इससे काफी सरलीकरण होगा। और ऑनलाइन एफआईआर जो है, टाइम बाउंड चार्जशीट जो है, टाइम बाउंड अपलोडिंग ऑफ जजमेंट है, तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है। हाँ, टाइम बाउंड ट्रायल इसलिए नहीं कर सकते मेरी समझ से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ विटनेस अलग अलग होता है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 100-150 विटनेस भी हो सकते हैं, और उसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो हर केस का इस तरह से टाइम बाउंड करना पॉसिबल नहीं है। और फिर वर्कलोड यदि देखा जाए, तो जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो यदि देखा जाए, तो जितने जज हमारे यहाँ, उससे 6 गुना जजेस होने चाहिए। अदरवाइज कोर्ट्स विल ऑलवेज बी ओवरबर्डन। पॉइंट तो आप वही मिस कर रहे थे, इस तो मेन सुधार पॉइंट पे तभी चर्चा होगा। कर लिया कि बार-बार जजेस इवन सूचना आयोग में हम देखिए, देख भी रहे हैं, डेटा भी 300 सामने आ रहे हैं। तो आखिर जब उतने जजेस नहीं है, उतने हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर यदि हम नियम कानून भी ला दिए कि हम 3 साल का मामला 30 दिन में निपटाना चाहते हैं, तो आखिर वो निपटेगा कैसे? ये इसका समाधान क्या है? नहीं, मैं आप दोनों को एक थोड़ा करेक्शन बताऊं सर। जज टू पॉपुलेशन रेशियो इज नो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड। अपने यहाँ कितने केस होते हैं उसको देखना चाहिए।
12 साल का स्टडी हमने किया है जिसमें दिखाई देता है कि हर साल 2.5% बैकलॉग बढ़ता है और 20% जजेस की वैकेंसी रहती है। तो सिंपल गणित ये बताता है कि अगर वो वैकेंसी न रखें तो एग्जिस्टिंग केसेस का बैकलॉग बढ़ेगा नहीं, घटता जाएगा हर साल। तो जजेस की कमी का सवाल नहीं है, कमी बहुत छोटी है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे रहा है न कोई भी। जजेस सैंक्शनड है, उनको अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं, ये हकीकत है। सर यही प्रॉब्लम सूचना आयोग में भी है। 319 पोस्ट है लेकिन 185 क्रिएटेड है ऑलरेडी, जबकि 319 हो सकती है मैक्सिमम। और फिर पेंडेंसी यदि देखें, पेंडेमिक के बाद 2-3 साल हो गए। एक मिनट सर, कमिश्नर्स 50-60% कमिश्नर्स तो प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहे हैं और कई जगहों पे बोलते हैं कि स्टाफ इनफ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भाई सिटीजन सप्लाई करे वॉलंटियर्स। किसी भी तरह से हमें सरकार को चैलेंज करना चाहिए कि भाई स्टाफ इनफ देना चाहिए कमिश्नर्स को, और कमिश्नर्स को ये लगना चाहिए कि डिस्पोजल करना मेरा काम है, टाइम बाउंड डिस्पोजल। शैलेश सर, सरकार को चैलेंज करते तो ये स्थितियां निर्मित हो गई कि उसने आपके राइट टू इंफॉर्मेशन को राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन आरटीआई को आरडीआई बना दिया है और डीपीडीपी बिल उसने ला दिया। तो ये स्थितियां हो गई हैं। सरकार को कौन चैलेंज करेगा? वो वहाँ पे लोग सुनना, आम आदमी की सुन कौन रहा है ये बताइए। मैं निवेदन करूं कि हम अगर कोशिश करें कि सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएं और कहें कि वे आप ये आपके मैनिफेस्टो में लिखिए कि ये राइट टू डिनाई के जो प्रोविजंस है ये 2 निकाल देंगे आप, और मैनिफेस्टो में डिक्लेयर कीजिए कि ये करेंगे। बीजेपी वालों को भी कहें, कांग्रेस को भी कहें, जनता पार्टी, जितनी पार्टीज हैं सबको कहें कि आप ये कमिटमेंट कीजिए। सर पहले सर माफ कीजिएगा, मैं आई बेग टू डिफर विद यू। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये उनको बोलेंगे उसको तो कोई भी नहीं सुनेगा। काय के लिए आरटीआई एक्ट अगर जिंदा हो जाए तो सब पालिका पार्टी का दुकान बंद हो जाएगा। तो इसलिए सर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगा सर, ये आप एकदम जान लीजिए। अगर करता तो जब डीपीडीपी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, नेक्स्ट डे डिबेट करता, डिबेट होता है, डिबेट कुछ नहीं हुआ। कोई डिबेट नहीं हुआ। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में आना नहीं चाहती। 2H में पब्लिक ऑथोरिटी माना जाए, ये पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, सभी पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है उसका। ये बताइए, जनता के अतिरिक्त मेरा एक निवेदन है, कौन चाहता था? जनता के अतिरिक्त आरटीआई कानून को कौन चाहता था? कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं चाहती थी, वो गलती से आ गया। और एक चीज और भी है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी भी पार्टी को जब वो फुल पावर में, मतलब मेजोरिटी में आ जाती है, सबसे बड़ी हमारी आज लोकतंत्र की विडंबना ये है, हमने ये ऑब्जर्व किया अपनी समझ से, जितना भी थोड़ा समझ पाए हैं। पहले तो अपने ही आदमी पढ़ाई लिखाई रिसर्च में रहा, लेकिन जब से इस फील्ड में आकर के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो पार्टी, मतलब हमारे लिए इन सेंस की आम जनता के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी दे देना। मतलब यदि वो बहुमत से आ गई, जैसे 300 के पार अब आ गई है ना संसद में, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 5 साल आप कुछ कर नहीं सकते, उनको वापस बुला नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते, और उस 5 साल में वो ऐसे विध्वंसक कदम उठा सकते हैं जो उनकी इच्छा पड़ेगी वो कर सकते हैं। और आपने अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसका आपने कुछ देखा? इसके पहले पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार को भी हमने देखा है ना, हिंदू कोड बिल और अन्य सारी चीजें लाने में, मतलब उन्होंने जो मनमानी करी, और बहुत सारे ऐसे बिल लाने में कि मतलब जिनके पास पावर है उन्होंने जो करना था कर दिया और उसका कोई विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी। बात आती है, हर जगह से आती है कि भाई यदि विभिन्न रिलीजन, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति धर्म के लोग यदि देश में निवास करते हैं तो कोई भी बिल लाने के पहले, चाहे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट हो उनके, है ना, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए, उसमें डिबेट रखिए। लेकिन वहां ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, ला दिए मन मुताबिक, तो बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई। अब आज यूसीसी की बात आ रही, वही मनमानी आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी करना चाहती, तो यूसीसी की जब बात आ रही है तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि अब तो चर्चाएं भी होने लगी, बहुत सारे मीडिया भी काफी एडवांस है एक तरह से, और बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, बोलने पर प्रतिबंध नहीं है। तो हमारा सिर्फ कहना ये है कि किसी भी पार्टी को जो आप मेजोरिटी दे देते हैं तो वो 5 साल में वो सब कर गुजरती है जो वो चाहती है, और उसको कोई नहीं रोक सकता। आप संसद में उसको नहीं रोक सकते, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रपति की कोई पावर ही नहीं है,
कोर्ट यदि कोई डिसीजन लेती है तो वो एक ऐसा बिल ला देती है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, जैसे इलेक्शन कमिश्नर के अभी आपने नियुक्ति को लेकर के देखा कि इस तरह से ला दिया उसने। अब ये स्पष्ट तौर पर गलत है, क्योंकि इसमें बहुत फेयर नहीं कह सकते आप कि यदि एक ही पार्टी के दो लोग हो गए, प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री यदि हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, और सिर्फ एक व्यक्ति विपक्षी पार्टी का हो गया, विपक्षी दल का हो गया, तो उसमें 2-1 का वो जो आजकल डिबेट चल रहा है वो अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। सीजेआई थे तो सीजेआई का ये रहता है कि कुछ उसमें एक मतलब आप इम्पार्शियलिटी और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई सीजेआई पूरी तरह से मतलब किसी पार्टी के नहीं होंगे। हालांकि ये भी समय समय की बात है, फिलहाल जो सीजेआई हैं वो नहीं हो सकते सीधे सत्ताधारी पार्टी के, लेकिन कुछ ऐसे भी सीजेआई आए हैं जो पार्टी द्वारा ही बैठाए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन कहना ये है कि इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा बेहतर, ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जाना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए आज सबसे अच्छा वो है जहां लोकतंत्र की बात करते हैं कि भाई सभी जनता की, सभी ग्रुप की सुनी जाए, सभी स्टेट्स के लोगों की सुनी जाए। तो इसमें जितनी रीजनल पार्टियां या जितने छोटे छोटे दल आकर के एक गठबंधन किस्म का बनाए और वो सरकारें बने, वो हमारे ख्याल से ज्यादा डेमोक्रेटिक होंगी। जैसे आपने पिछली गवर्नमेंट में देखा तो हमने ये देखा कि आरटीआई कानून, नरेगा बिल, फूड सिक्योरिटी और सारी आई, हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग कोई मुद्दा या चर्चा करते थे। अब उसमें ये दिक्कत रहती थी कि यदि 275 यदि उनके टोटल हैं, 20 पार्टियां मिलकर के बनाई हुई हैं, तो यदि एक 4 सांसद वाली पार्टी भी यदि वहां पे कुछ बोलना चाह रही है, वहां का उसका सांसद कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ कंसर्न लोगों का अपने क्षेत्र के रखना चाह रहा है, जहां से भी चुना है उसकी स्वयं की यदि आइडियोलॉजी है वहां पर रखना चाह रहा है, इस बिल में ये गड़बड़ी है, इसे सुनिए आप। वहां पे लोकसभा स्पीकर भी सुनेगा, वहां पे प्रधानमंत्री भी सुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि सांसद है इस पार्टी के, जिसने हाथ खींच लिया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये है कि ये ज्यादा मिक्सचर हो करके इस तरह से यदि सरकारें बनाती हैं पार्टियां, तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक कहलाएंगी, इसमें मोर पावर टू द पीपल, लोगों के लिए ज्यादा शक्ति होगी। देन इसके कि कोई एक पार्टी को आप इतनी मेजोरिटी दे दें कि 5 साल में कर गुजरे जो उसके इच्छा पड़े। यदि उसका मूड खराब हो गया, रातों रात कुछ उसके मन में आ गया कि नहीं अब तो हमें यही करना है, तो सुबह से वो सब करना प्रारंभ कर देगी जो हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब ना कोई डिबेट, ना कोई कंसल्टेशन, ना कोई किसी से बोल, ना बातचीत, ना कहीं कुछ, मतलब आप बस देखते जाओ और चीजें ऐसे खत्म हो जाती हैं। जैसे आरटीआई कानून को लेकर के अब दुनिया, मतलब हमारे देश में राजस्थान जैसे स्टेट्स में या तमाम अभी ये बातें आ रही है कि भाई अकाउंटेबिलिटी लॉ आना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या है कि ट्रांसपेरेंसी का एक नेक्स्ट स्टेप है, मतलब डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में, लोगों को और ज्यादा पावर देने की दिशा में है ना। तो इन्होंने क्या किया कि भूल जाओ अकाउंटेबिलिटी, हम तो ट्रांसपेरेंसी नीचे जड़ खत्म कर देते हैं, आप कहाँ अब अकाउंटेबिलिटी की बात हो। तो मतलब यदि आप पूरी पावर को सेंट्रलाइज करके दिल्ली में ही केंद्रित कर देंगे तो दिल्ली वाला जो चाहेगा वो करेगा, अब आम जनता के पास तो कोई पावर बची नहीं। तो ये दिक्कत है, ये जहां तक ओपिनियन इसमें है, बाकी जी 100 साल पहले भारतीय लोगों के पास पावर नहीं थी, वहां से हम अंग्रेजों को निकाल, आज तो अपनी सरकारें हैं, हम भी वोट देते हैं उनको, तो अपनी बात सुनवाना, ये हम कहीं ना कहीं हैं बात सुनवाना, और अपने बात सुननी पड़ेगी। ये पॉलिटिकल समझाने में हम कहीं फेल हो रहे हैं मेरे ख्याल से। सही हम की जब बात आती है, जब हम आप तो बड़ा ताजुब होता है, क्योंकि हम तो समझ में नहीं आता कि कहाँ है। यहाँ तो एक भीड़ तंत्र की तरह है कि पता नहीं कैसे एक नशे की तरह होता है कभी कभी, जैसे कोई पार्टी को चुनना होता है, हालांकि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होते, वो ज्यादा बेहतर पास रहें। कुछ विकल्प ऐसे होते हैं कि जनता को, मैं कभी कभी ऐसे कहता हूँ, हालांकि थोड़ा सा डेरोगेटरी भी लगता है, कहने में भी थोड़ा अजीब लगता है कि जैसे फुटबॉल का ग्राउंड, 2 गोल पोस्ट हैं, ये पार्टियां खिलाड़ी हैं और जनता वही फुटबॉल की तरह है कि कभी इस गोल पोस्ट में जाओ या इधर जाओ, है ना, या आप इधर, 2 ही ऑप्शन, वही जनता के साथ निरंतर, है ना। आप हम सब देख रहे हैं कि ऑप्शन ही नहीं है, आप क्या करोगे बताओ, दूसरा विकल्प के तौर पे आप क्या ढूंढोगे, है ना। वही पार्टियां हैं, एक से थकोगे तो जाओ, दूसरी से तो उसी की तरफ होगे, और चुनना आपको उन्हीं मेजोरिटी में ही है, क्योंकि आप अब नोटा एक ऑप्शन आया तो नोटा का ना कोई उपयोग करना जहाँ है, संख्या में उपयोग कर पा रहे हैं, और पूरा सिस्टम को ही और उनको पोलिटिकल पार्टियों को पता, अब मेजोरिटी नोटा को है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वहां पे बदलाव नए सिरे से हो।
तो आपको अभी क्या कह सकते हैं, जनता में हम में तो बहुत सारे हैं, हम में हम और आप बस नहीं आते हैं, या कुछ इतने सारे लोगों की बातें कितना जनता सुन पाए, तो दूसरी चीजें भी चाहिए ना। वो तो अपने आइडियोलॉजी के, अपने रिलीजियस के, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के, अपने कम्युनल सामने भी आप ये बात लेकर भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम और आप कभी उनको समझा पाने में सक्षम होंगे। ये हमेशा ही होगा और हमेशा ही रहेगा। पर इसके लिए कि ये भी होता है कि जो आपके पावर में जो लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी जो नीति निर्धारक होते हैं, उनकी इतने सारे कमीशन, इतने सारे बैठे हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, तो ये तो उम्मीद की जाती है ना भाई आपने जिसको चुना है तो कुछ वो ऐसी चीजें आपके देश के लिए, लोगों के लिए लाया जो ज्यादा डेमोक्रेटिक हो। जो लोकतंत्र की आप जो बात करते हैं, है ना, अंग्रेजियों को गाली देते रहते हैं, आक्रांताओं को गाली देते रहते हैं, उनको आप अपना दुश्मन मानते हैं, भाई आप क्या परोस रहे हो जनता को, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। क्या वही सारी चीजें जो अंग्रेज करके गए, वही चीजें तो आप भी आज कर रहे हैं? आप भी तो वही चाह रहे हो ना कि पावर हमारे हाथ में रहे, सेंट्रलाइज्ड रहे, हम अंग्रेजों जैसा बर्ताव करें। अंग्रेज थे तो वो चले गए, अच्छा हुआ, अब हमारे पास पावर आ जाए, हम अंग्रेज बन जाए। तो ये सारी चीजें हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर सबको समझाने वाली भाषा हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई और आएंगे जो भाषा बोल पाएंगे। हो सकता है शिवानंद जी, विश्वास जी, देवेंद्र जी, मैं, हम सब लोग भाषा ही नहीं जानते किस भाषा से लोगों को समझाए। 100 साल पहले वो भाषा मिलनी थी लोगों को। सर, दिसंबर महीना में जब हम लोग चिट्ठी लिख रहे थे पीएमओ का ऑफिस में, डीपीडीपी बिल का बारे में पब्लिक से ओपिनियन मांगा था, उस टाइम मैंने खुद और 2-4 आदमी मिलके हमने लोकल लीडर के साथ बात किया था। इसमें बीजेपी का एक बड़ा लीडर था और रीजनल पार्टी का भी लीडर था। हम बोला था डिटेल्स में, देखिए ऐसा बात है, अगर ये बिल एक्ट हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, पूरा उसको लिस्ट बताया था, एकदम पॉइंट वाइज बोला था, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, अगर ई बिल आ गया। तब तो ओपिनियन दे रहा था हम लोग। तो उन लोग का अपीयरेंस देख के हमको इतना समझ में आया कि उन लोग मन से चाहता है अभी अभी बंद हो जाए, अभी अभी खत्म हो जाए आरटीआई बिल। हमको बोल रहा है कि आरटीआई एक्ट आने के बाद ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में इतना परेशानी पैदा हो गया है ऑफिसर लोग का, जो वो लोग खाली इसका ही जवाब देता है अपना काम कब करेगा। मतलब वो बात ठीक है, आप नया सीपीआईओ बैठाइए, नया एसपीआईओ बैठाइए, पैसा तो हम लोग देंगे आप लोग को, आप लोग खाली एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, पैसा देता है पब्लिक, मतलब टैक्स पेयर, इंडियन सिटीजन। तो आपको उसका बारे में सोचने का तो नहीं है, आप आदमी बैठा, हमको सर्विस चाहिए, सीधी बात है। बोलते नहीं ऐसा नहीं होता, पार्टी नहीं मानेगा, तुमको पता नहीं है, पार्टी नहीं मानेगा। पार्टी काहे मानेगा तो हमको भी पता है, अगर राज खोल जाएगा, पोल खोल जाएगा पार्टी लीडर का। कहे लिए रिश्वत, करप्शन जब होता है नीचे से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है, ऐसा नहीं है नीचे ही खत्म हो जाता है। कोई एक ऑफिस में मान लीजिए 100 ऑफिसर है, ऑफिसर और क्लार्क लेके 100 एम्प्लॉय है, तो खाली एम्प्लॉय, नीचे वाला एम्प्लॉय तो रिश्वत नहीं लेता है, उसका हिस्सा ऊपर तक जाता है। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता है। एक चीज ध्यान रखिए कि चाहे जो भी है, हम चाहे जितने भी हैं, चाहे जितनी भी बातें हम समझ पा रहे हैं और जितनी भी बातें हम समझा पा रहे हैं, हम उन बातों पर भी एक मत होकर काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे बीच में अगर हमने सोशल मीडिया में कोई चीज पोस्ट डाली, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका भी उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम यहाँ पे 40 लोग 50 लोग जुड़ते हैं, 40 लोग 50 लोग में 25 लोग 30 लोग भी अगर अलग अलग चीजों को, इश्यूज को अपने सोशल मीडिया एप्स में, एप्लीकेशंस में यूज करने लग जाएं, तो कितनी हजारों लाखों जनता तक हमारी बात पहुंचेगी। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो लोगों के दिमाग में इंजेक्ट करेगी, लेकिन हम तो वो भी नहीं करना चाहते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देवेंद्र अग्रवाल ने एक पोस्ट डाली, नीचे में जाके विश्वास जी लाइक कर देंगे। अरे लाइक करने से कैसे होगा, मेरे पास अगर 4000 लोग हैं, वो 4000 लोगों में मेरे पोस्ट 500 लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब आपने उसको शेयर नहीं किया तो आगे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? वो तो है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। कोई बात जरूरी है तो हमको उसका उपयोग करना पड़ेगा ना। हम रोड की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम कानून की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारे पास परेशानी है, लेकिन जो हमारे पास है
जितनी सुविधा है, दिन भर मोबाइल को कोचकते रहते हैं, थोड़ा सा इतना सा काम करने में भी लोगों को हैरानी और परेशानी होती है। तो ये तो है, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है देवेंद्र जी, ये आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ, ये बात ठीक है, 100% करेक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है, और एक तो बात है इसमें, जो आपको जो गवर्नमेंट तो हो गया बहरा, वो तो कुछ बोलने से सुनता नहीं है, ना सुनने बोलने का किसी को मौका देता है, ना पार्लियामेंट का अंदर ना पार्लियामेंट का बाहर। अभी तो एक पार्लियामेंट का इशू चल रहा है मणिपुर का, उसमें तो पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा मिलेगा, आरटीआई लेके चर्चा करने से तो पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। देखिए वो सब बात नहीं करते आशीष नारायण जी। इंजीनियर पवन कांत जी का क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, और इससे टॉपिक से रिलेटेड आप लोग अपने प्रश्न, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है तो जल्दी प्रश्न भी कुछ ले लिए। आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन चुनिएगा तो आपको करने में आसानी रहेगी, है ना। पवन कांत जी बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। मैं इंजीनियर पवन कांत मेश्राम, एमपी बालाघाट से। संविधान में कहीं पे भी आम आदमी उल्लेख नहीं है, समस्त नागरिक उल्लेख है। जब यानी पुलिस को भी जो अधिकार दिया गया है, और नीचे से जो ग्राउंड फ्लोर वो जिस प्रकार से फाइलिंग करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, चाहे वो 90 दिन में पेश करे, कहीं ना कहीं नागरिक को एक अधिकार था कि बीच में कहीं कुछ अगर चीजें छूट रही है या गलत हो रही है तो उस तहत उसके आवाज उठाए। और दूसरी चीज की जिस प्रकार से अभी यानी जो नियम बने या संशोधन, या फिर आप उसको कुछ यानी संख्याओं के तहत आगे पीछे कर दिए हैं एक्ट को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उस तहत कुछ यानी क्राइमों को कम करने के लिए बनाया गया, या फिर उसको डर को बढ़ाने के लिए बनाया गया। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो नागरिकों के क्षेत्र अधिकार के तहत, वहां पे इंटरफेयर केवल सूचना के अधिकार के तहत कुछ चीजें सीमा तक पहुंची थी, उसको पूरी तरह समाप्त कर दी गई। तो अभी ये सूचना के अधिकार जो बिल है उस पे ये किस प्रकार से असर डालेगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वही चीज मैं थोड़ा सा उस पर अध्ययन अभी कर रहा हूँ, और आपकी जो चर्चा है बहुत अच्छी रही। मैंने उस सारी चीजों को सुना, और कुछ चीजें जो नहीं समझ पा रहा था वो भी समझा। इसलिए मेरा तरफ से तो मैं यही अपने तरफ से बात है नहीं रखना चाह रहा था जो मैंने रखा। धन्यवाद। पवन जी, ये जो तीनों कानून है ना, सिर्फ इसलिए लाए गए हैं और इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों के सामने ये बताया जा सके कि हमने कानून को बदल दिया, अब हमने बहुत मॉडर्नाइज और बहुत ही इजी कानून ला दिया है, अब आपको बहुत तेजी से न्याय मिलेगा और ये चीजें होंगी। सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये कानून की बातें कर रहे हैं, ये भी पक्की बात नहीं है कि ये शीतकालीन में भी आ जाएगा, लेकिन ठीक है, बीजेपी की जिस तरीके की नीति रही है उसमें ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किसी भी तरीके से तीसरी बार सरकार बनाने का है, मोदी जी को वापस लाने का है। बस किसी भी तरीके से कुछ भी बोलो, राम राज्य आ जाएगा, ये हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये समस्या खत्म हो जाएगी, बस ऐसी बातें बोलना जिससे एक आम आदमी जितना समझ सकता है उतनी बातें उनके दिमाग में डाल दी जा रही हैं। मीडिया भी मुद्दों की बातों को नहीं उठा रही है, जागरूक व्यक्ति शांत और मरे पड़े हुए हैं, उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं है। खत्म। आप जो बिल्कुल बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने तो मीडिया के इतने चैनलों को देखा हूं जो खुद इस पार्टी से जुड़े हुए पूंजीपतियों के चैनल है। देखिए, चैनल पूंजीपतियों के हैं या कौन चला रहा है वाली बात है, लेकिन पब्लिक को इंटरेस्ट तो उसी में ही आ रहा है। पब्लिक को इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए वो देख रही है, इसलिए वो बिक रहे हैं, उसलिए खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। पब्लिक जो है जागरूक आदमी को सुनना ही नहीं चाहती है, मेहनत वाला कोई काम करना ही नहीं चाहती। उनको लगता है कि कोई आएगा परमात्मा या कोई आदमी आएगा, अवतार हो गया और वो समस्या का हल करेगा। रजनीश तिवारी जी का अगला प्रश्न ले लीजिए, आप लोग जवाब दे दीजिए रजनीश तिवारी का। हाँ, रजनीश तिवारी जी बताइए। सर, एक राजस्व का मामला है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलते जाइए आप। एक राजस्व का मामला है जिसमें जो जमीन है उसकी पैतृक जमीन नहीं है। एक 85 साल का बुढ़ा है जिसकी जमीन उसका बेटा अपने नाम करवा लिया है। अब वो 85 साल का बुढ़ा, माँ बाप दोनों मतलब घूम रहे हैं इधर उधर। सरकार से कुछ संभावना ही नहीं व्यक्त की जा रही है कि कुछ उनको जमीन दिला सके या तो कुछ हो सके। सीआरपीसी 125 है। सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस का अधिकार है पेरेंट्स का।
125। हाँ, वो मैजिस्ट्रेट की अदालत में 125 में कर सकते हैं केस। तो इसमें मैजिस्ट्रेट, पेरेंट्स और वाइफ या वाइफ, इनको भी मेंटेनेंस का अधिकार है, तो गुजारा भत्ता के लिए वो केस कर सकते हैं। अच्छा, जो अगर पैतृक जमीन नहीं है तो भी क्या बेटों जमीन को अलग अधिकार चीज मिल है। सकता है? देखो, जमीन मिलना अलग चीज है, मेंटेनेंस मिलना अलग है। गुजारा भत्ता मिल सकता है, जमीन मिले ना मिले ये तो हो सकता है उनका वसीयतनामा होगा, या उसने कोई फ्रॉडुलेंटली किया है, किस तरीके से किया है, क्योंकि जमीन का मामला है वो रेवेन्यू मामला है। तो वो तो तहसीलदार है, तहसीलदार के खिलाफ डीएम की कोर्ट है, डीएम के बाद फिर कमिश्नर की कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है। तो वो केस करना चाहते हैं तो वो जमीन के लिए केस कर सकते हैं रेवेन्यू को अदालत में। वो क्रिमिनल मामला नहीं बनता। गुजारा भत्ते की बात है वो अलग इशू है, तो वो क्रिमिनल मामला बनता है कि यदि उनको मतलब है कि जीवन निर्वाह तक वो नहीं कर पा रहे, ऐसी हालत है, तो गुजारा भत्ता मिल जाएगा। जमीन मिलना अलग चीज है, क्योंकि 85 साल की एज में खेती भी क्या करेंगे वो खुद, तो वो नहीं कर जमीन हाँ, तो जमीन एक अलग चीज है, वो प्रॉपर्टी मैटर है ना, वो सिविल मैटर है, वो रेवेन्यू मैटर है। हाँ, गुजारा भत्ता एक अलग ठीक इशू है, वो ठीक है क्रिमिनल मामला है रजनीश कि, तो वो सीआरपीसी में कर सकते हैं केस। रजनीश जी, हो गया आपके क्वेश्चन का समाधान? जी सर, जी। ओके, थैंक्स। हाँ, डब्लू घोष जी, आपका क्या प्रश्न है? और आप लोग कृपया एक एक करके अपना हैंड रेज करें और अपनी अपनी बातें पूछें, मतलब बिल्कुल बेहिचक आप लोग अपनी बातें पूछें, कुछ रखना चाहते हैं तो। हाँ, डब्लू घोष जी। जी सर, नमस्कार सर। हम शॉर्ट में कहना चाहते हैं, एक अधिकारी एक मामले पर सिग्नेचर किए हैं, लेकिन मामले को जब जांच हुआ तो वो डिनाई कर रहे हैं कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। तो इसको सर कैसे साबित किया जाए कि ये सिग्नेचर ओरिजिनल उसी का ही है? ये तो जो GQD होता है, गवर्नमेंट एग्जामिनर फॉर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें वो ग्राफोलॉजी से उसका वो फॉरेंसिक एग्जाम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का कि सिग्नेचर उनके है या नहीं है। और यदि सिग्नेचर करके यदि मुकर रहा है इस तरह का, तो वो फिर वो कानूनन इस तरह से नहीं कर सकते हैं। वो तो सर तो सिग्नेचर करके जब मामला जांच में बैठ गया तो बता रहे हैं कि नहीं, ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। जांच के दौरान क्लियर बता रहे हैं कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है, तो ऐसा ही वो क्योंकि ये हम साबित कर खुद ने सकता है उसको कि सिग्नेचर सिग्नेचर करवाए हैं। अच्छा, कोर्ट ने करवाया है अपने सामने? नहीं सर, ये मामला एक है, ये राशन घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। हर यूनिट पर 500 ग्राम करके चावल कम दिए हैं। तो इस मामले पर हमको भी कम दिया था, तो उसी टाइम ईपोस मशीन से जो पर्ची निकालते हैं उसमें मेरा यूनिट के हिसाब से पर हेड 5 किलो करके था, लेकिन हमको पर यूनिट से 500 ग्राम करके चावल कम दे रहे थे। तो ईपोस मशीन से जो पर्ची निकाले हैं, उस पर्ची के ऊपर हम उसको हस्ताक्षर करवा लिए हैं कि आप जितना किलो हमको माल दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख के हस्ताक्षर कर दीजिए। तो मामला को जब हम पीएमओ ऑफिस में एक शिकायत किए हैं, तो उसके दौरान पीजी पोर्टल पर इसका जांच किया गया है। तो जांच के दौरान जो पीडीएस दुकानदार है वो बता रहे हैं कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। ये तो डीएम को शिकायत कर सकते हैं। कहाँ सर? डीएम को शिकायत कर सकते हैं। पब्लिक पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंडर में आता है, खाद्य अधिकारी के अंतर्गत। डीएम तो सर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। पहले तो हम डीएम को शिकायत किए थे, जब मेरा शिकायत पर कुछ काम नहीं किया तब उसके रेफरेंस में हम पीएमओ में शिकायत किए थे। आप कुछ नहीं कर सकते सर इसमें। ये जो आपने सिग्नेचर दिए हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। उसका सिग्नेचर दूसरे ने किया तो उसमें उसका अधिकार बनता है कि वो दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कर सकता है, यदि और किसी ने किया है तो, और उसको पता है कि किसने किया है तो। अदरवाइज वो डिनाई करता है तो उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वीरेंद्र जी, एक खाली पर्ची पे सिग्नेचर, तो उसने खाली ऐसे घुमा दिया, उसको इन्होंने मान लिया आपने सिग्नेचर कर दिया, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब पर्ची पर जो वो लिख कर दिए हैं आप सिग्नेचर किए हैं, इस सिग्नेचर का कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा प्रकरण की जांच पूरी करवा सकते हैं आपकी, अमुक घोटाला हुआ, घोटाले की जांच हो जाएगी, सिग्नेचर के पीछे मत पड़िए। घोटाला अलग इशू है, सिग्नेचर अलग इशू है। आप एक टेक्निकल चीज के पीछे पड़े हुए हैं तो उसको साबित भी कर दोगे तब भी कोई फायदा नहीं। होटल में तो सर वो तो ये भी बोल सकता है कि मुझसे जबरदस्ती साइन करवा लिया गया, या मॉब आ गया, उन्होंने जबरदस्ती की, मैंने साइन कर दिए थे, आई डोंट एग्री विद दिस, तो फिर क्या करेंगे? सिग्नेचर साबित कर भी दोगे तो उससे होगा कि आपको तो घोटाला साबित करना है ना। आप मुख्य प्रश्न पे जाइए, टेक्निकलिटीज में मत उलझिए। इसको तो हमको प्रूव करवाना पड़ेगा ना कि हमको ये नहीं दिए हैं। अभी तो वर्तमान में बता रहे हैं कि नहीं, हम इसको पर यूनिट 5 किलो चावल ही दिए हैं। अभी जांच के दौरान हमको बता रहे हैं कि नहीं, माल सही दिया हुआ है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मुख्य इसको तो हमको प्रूव करवाना पड़ेगा ना कि नहीं, हमको सही नहीं दिए हैं। मेरा बात तो नहीं मानेगा, हम बात बोलने से तो नहीं मानेगा, जिसके कारण हम पर्ची में उसको लिखा लिए थे।
तो उससे लिखवा कर मनवाना अलग चीज है, उसके लिखाए बिना भी आप मनवा सकते हैं। उसका स्टॉक रजिस्टर है, कितना आया कितना गया, ये भी कर सकते हैं। देयर कैन बी अदर मेथड्स। कोई मर्डर किया तो क्या जज के सामने साइन करके देता है कि मैंने मर्डर किया? जज तो दूसरे तरीके से साबित करवाता है ना उससे। क्या सिग्नेचर करवाना यही एक तरीका है साबित करने का? कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? नहीं सर देवेंद्र जी, मेरा एक जो घोटाला करता है हर आदमी हस्ताक्षर करके करता है कि हाँ मैंने घोटाला किया, हर आदमी हस्ताक्षर करके सजा होती है क्या? नहीं कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता है ना साबित करने का। मेरा बात तो सुनिए। सपोज मान लीजिए आप मेरे पास 500 रुपया आपको मिलना चाहिए, हम आपको 400 रुपया दिए हैं और बाद में हम आपको बता रहे हैं कि हम 500 रुपया दे दिए हैं। आप बताइए कैसे प्रूव करवाएंगे? प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं। स्पष्ट आरोप लगाइए, और सिग्नेचर साबित करना टेक्निकलिटी है, ठीक है ना। घोटाला साबित करना बहुत आसान है। घोटाला साबित में आप किसी स्टॉक रजिस्टर देखिए, कितना आया कितना गया, कितने लोगों को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये चीजें आप निकाल सकते हैं। तो घोटाला साबित करना अलग इशू है, सिग्नेचर उससे मनवाना ये अलग चीज है। हर ऑफेंस में आप ऑफेंडर से बलात्कार करने वाला हर आदमी लिख के देता है हाँ मैंने बलात्कार किया है, उसके बाद ही सजा होगी क्या? इस मैटर में मैं बोलूंगा कुछ। जब यानी आपने राशन लिए, उस समय जब आपको वो नाप कर दिए, आपके पास में वो जितना मतलब नाप रहा है उसका कोई एविडेंस है? क्योंकि उसने जितना आपको एक्यूरेसी दिया है उतने की आपको पर्ची निकाल के दे रहा है, उतने में साइन कर रहा है, और बाद में वो मुकर रहा है कि ये मेरी साइन नहीं है। लेकिन पर्ची क्या है, उसी के दुकान से ही निकलती, कहीं बाहर से पर्ची निकाल नहीं सकते वैसे फॉर्मेट में। इस तहत तो आपका ये है, लेकिन क्या है कि वो पर्ची हर पर्ची पे साइन नहीं करता है, तो उस तहत वो मुकर रहा है, तो भी मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। नहीं सर, एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा इसमें। सर कह रहे कि स्टॉक रजिस्टर, तो स्टॉक रजिस्टर सर वो वेल मेंटेन करके रखता है। कोई भी जो 2 नंबर काम करता है वो 5 किलो अंदर आया स्टॉक में, तो 5 किलो ही बाहर दिखाएगा, वो 4.5 किलो क्यों दिखाएगा? तो स्टॉक रजिस्टर में पूरा साफ क्लियर करके रखे हैं, उसमें कोई घोटालाबाजी नहीं करके रखे हैं। हाँ तो स्टॉक रजिस्टर तो वेल मेंटेन रहेगा ना सर, उसमें थोड़ी रहेगा। मान लो सरकार मुझे 5 लाख, बिल्कुल 5 लाख रुपए मैंने खर्च किए रोड में, खर्चे उसमें खर्चे 5 लाख के मैंने बिल लगा दिए, तो स्टॉक तो जो कागजी कार्रवाई होती है तो वो वेल मेंटेन होती है, वो तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं होता कभी भी। वो तो बैठे हैं जब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ कि ये एक तरीका हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक रजिस्टर इज द ओनली मेथड। आप सोचिए कि किस किस तरीके से साबित किया जा सकता है। हाँ सर, उसमें और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट सिग्नेचर ही अपराधी से लेना दैट इज नॉट द ओनली वे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर अपराधी से आप सिग्नेचर लेके और इस तरह से नहीं मनवा सकते, है ना। वो तो ये बोल सकता है गन पॉइंट में मेरे से साइन लिए गए, अब मैं अपनी साइन से मुकर रहा हूँ, मेरे से जो मुझे वो गन दिखाया गया, मैंने साइन कर दिया डर के मारे। वो ये भी बोल सकता है। डब्ल्यू घोष जी बोल दे सर, ये तो ठीक है। कंप्लेंट ये भी, जब आपके पास गन के पॉइंट पे साइन लिखा, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? बात तो उसके भी हो सकती है, आपके को गन दिखाया आदमी, कोई मैं उस साइन आर्गुमेंट में नहीं उतर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। और कि हर अपराधी सिग्नेचर पे साबित नहीं करता, इवन जज के सामने नहीं करता, फांसी पे लटकता वो भी साइन नहीं करता आखिरी तक कि मैंने अपराध किया है। सिग्नेचर इज नॉट द ओनली वे, ये मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं उसको। सेक्शन 6 पढ़िए इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें जो अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस है कि पूरी की पूरी कहानी आपको बतानी पड़ती है कि किस तरीके से घोटाला किया है। 468 में आ सकता है, 471 में आ सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड आ सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक बुक हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। वो आप सब सोचिए क्या क्या किस तरीके में आता है अपराध, तो वो आप साबित कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप ही सलाह दोगे सर? नहीं वो तो आई डोंट नो, अगली सर मैं किस तरीके से किया वो तो आपको सूचना निकालनी पड़ेगी। अगली बार आप हिडन कैमरा लेके जाइए। सूचना में तो सर सब सही आएगा, सूचना में सर कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। उसका जितना माल स्टॉक में था उतना ही माल वितरण किया गया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वो जो बता रहे हैं कि हम उतना ही माल वितरण किए हैं, लेकिन उतना माल वितरण नहीं किए हैं। अभी वो मुकर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं हम बराबर वितरण कर दिए हैं, इसमें हम आधा किलो भी नहीं खाए हैं। इसको हम कैसे साबित करें? अगली बार आप हिडन कैमरा लगा के जाइए उनसे राशि लेने। अब वीरेंद्र जी, आरटीआई कानून का जो ताकत है इन्हीं चीजों से समझ में आती है। आप देखिए अभी भी जो हमारे लोगों के कार्यक्रम चलते हैं तो सिंपल राशन, पेंशन, ये छोटी छोटी चीजें आती हैं। आरटीआई कानून इन चीजों में कितना प्रभावी था। अब ये छोटी छोटी जानकारियां अब आरटीआई से नहीं मिलेंगी, मतलब बहुत ज्यादा घुमाओ फिराव करके। तो मतलब सरकार जो बैठी हुई है, सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ किस डायरेक्शन में सोचते हैं, कौन सा मतलब ये
राज्य लाना चाह रहे हैं, कौन सा ये अच्छे दिन, और ये थोड़ा सा समझ के परे रहता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनका एक्चुअली कि किस किस तरह से गड़बड़ियां होती हैं। मतलब राशन जैसी छोटी छोटी चीजों में, है ना, 1 किलो 2 किलो जो 5 किलो राशन लोगों को मिल रहा है, ये उसको कोई लोग छोटी चीज नहीं है, इसमें करोड़ों नहीं नहीं रुपया नहीं, घोटाला मेरा हुआ है, मेरा पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल माल खाए हैं। 100% डब्लू घोष जी, मैं 100% आपसे एग्री हूँ। कोई भी चीज छोटी नहीं होती है। हमारा सिर्फ मतलब ये है कि दृष्टि का अंतर है कि मतलब सरकार को, सरकार में बैठे लोगों को और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बड़े घोटाले उजागर करना, जहाँ सीबीआई ईडी की रेड पड़े अरबों खरबों के, वो ही सिर्फ बड़ी चीजें होती हैं, ये नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि एक आम आदमी के लिए जिसके लिए 5 किलो राशन ही उसके जीवन का आधार है, एक गरीब आदमी जिसके लिए 500 रुपए पेंशन ही उसके जीवन का आधार है, उनके लिए तो ये जीवन और मृत्यु की बात हो गई ना। तो छोटी चीज कैसे हो गई? ये छोटी बड़ी की बात नहीं, लेकिन दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी आपकी समस्याओं को लोग किस एंगल से देखते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सरकार को मतलब ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, तब ना उसने आरटीआई कानून को खत्म कर दिया। और उसको ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी के नाम, सॉरी थर्ड, हाँ मतलब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पे कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत होगी, है ना। उनके लिए तो कोई, विधायकों को तो ये लगता है, सांसदों को ये लगता है कि भाई हमारे हमारे तो जानकारी मिल ही जाएगी, हम तो विधायक ठहरे, हम तो सांसद ठहरे, हम तो बोल देंगे विधानसभा में या लोकसभा में इनको जानकारी लाके देनी पड़ेगी, हमारा काम हो ही रहा है, जनता से क्या लेना देना हमें, है ना। आरटीआई कानून से हमें क्या लेना देना। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आरटीआई कानून जब से आ गया तो हमारी तो इंफॉर्मेशन निकालते थे, बोलते थे विधायक निधि की बताओ, सांसद निधि की बताओ, है ना, पंचायत निधि की बताओ, इस निधि की बताओ, ये जानकारियां कहाँ से, और हमारी ये जानकारियां निकाल करके हमारी छीछा लेदर और इस तरह से ये करते थे, दूसरे तौर पे हमारी मतलब ऐसी की तैसी करते थे। तो सरकार ने वो चीजें बंद की। एक सेकंड, थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं। इस मामले पर डीएम भी मेरे ऊपर बहुत दबाव डाले हैं कि उसके ऊपर ऐसा करो, लेकिन इसमें सर हम कहीं पे भी डरते नहीं है, वो मामला अलग है। आप बिल्कुल दबाव में, लेकिन आप दबाव में बिल्कुल मत रहिए। बीरेन जी का नंबर है, उनसे भी आप पर्सनल आप चर्चा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आप जुड़े रहिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर आप अपने डेवलपमेंट के बारे में बताइएगा, वहां भी हम आपका प्रश्न ले लेंगे। और एक आध कार्यक्रम हम और भी रखेंगे इस तरह से जो इशूज हैं, जैसे फोर्जरी की जाती है, किसी और का सिग्नेचर कैसे कर लिया जाता है उसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में, और कहाँ कहाँ इसके क्या प्रावधान है जहाँ इसका हमें लाभ मिल सकता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों की दिक्कत के लिए। शिव एसीएफ हैं, एसीएफ शिव एसीएफ के नाम से है। शिव जी, आपका क्या प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, और फिर आगे अपन अगला प्रश्न। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एसीएफ का आपका क्या मतलब है सर? ये उसी से जुड़े हुए हैं सर, आपका ये जो होता है ना सर, एंटी करप्शन फाउंडेशन है, एंटी करप्शन से जुड़े हुए सर। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ बताइए, आपको बताइए। सर बोल रहा था कि एक केस था 20 साल पहले। बीरेन जी हैं आपकी बात का, बीरेंद्र जी प्रश्न आप लोगों की बात का जवाब देंगे, है ना। बीरेन जी से आप बीरेन जी और जिन। हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए ना। हाँ सर, बोल रहा था एक 20 साल का केस था एक महिला का, उसके पति का मौत हो गया था। तो सारा चीज केस चला सर सही से, लेकिन जो डॉक्टर वाला कागज और ब्लॉक से जो कागज लोग डुप्लीकेट बनाया था, उसी आधार पे उसका केस कैंसिल कर दिया गया। बताया गया कि मतलब महिला ने दरख्वास्त नहीं किया था, तो एलआईसी रिपोर्ट के आधार पे केस निरस्त कर दिया गया। तो सर उसका निर्णय लिया जा सकता है, उसमें क्या मतलब आगे बढ़ा जा सकता है क्या सर? केस को खारिज कर दिया गया है। केस क्या था? मर्डर केस? महिला ने मर्डर केस दिया था, लेकिन उन्होंने झूठा डॉक्टर का कागज और ब्लॉक से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, जो कि महिला ने आवेदन नहीं दिया था। उन लोगों के परिवार वालों ने बना करके और उसको जो साबित कर दिया कि उसकी मृत्यु जो है मौत नॉर्मल बीमारी से हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन महिला की बात को नहीं रखा गया और जज ने 20 साल केस चला है और कैंसिल कर दिया गया। तो इसको क्या आगे जाया जा सकता है सर? हाँ जी, अपील कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी जो डॉक्टर है उन्होंने कोई गवाह नहीं दिया है, और जो ब्लॉक वाले हैं वो उन्होंने भी गवाह क्लियरली नहीं दिया, लेकिन किस आधार पे वो कैंसिल कर दिया गया, इसके लिए क्या जानना है। मुझे पता चला सर जज ने 35 लाख रुपए लेकर के इस केस को खारिज किया है। हाँ, तो ऐसे मामले में अपील ही की जा सकती है, क्योंकि अपील में ये चीजें पकड़ में आ जाती है। जो कई जज ऐसे होते हैं जो अक्सर रिश्वत लेकर जजमेंट देते हैं, और फिर लीगल पॉइंट यदि उनका सही नहीं है, पकड़ी जा सकती है।
और जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय है तो उसको जो है हाई कोर्ट जज भी पलट सकता है, तो इसलिए ऐसे मामले में अपील करनी चाहिए। और अपील उसके करनी सबूत चाहिए गवाह सर। वगैरह नहीं है तो इसका सर मतलब उसका केस और भी कमजोर है, तो इसमें आसानी से कामयाबी मिल जाएगी। सर मार्च या अप्रैल में वो केस कंप्लीट फाइनल रिजल्ट दिया गया उनके द्वारा, तो अपील कितने दिनों में किया जा सकता है सर? नॉर्मली तो 3 महीने में करना चाहिए, लेकिन डिले है तो फिर वो ये डिले कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन जो है, विलंब माफी की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी जा सकती है और कोर्ट अलाउ कर सकता है। अच्छा सर, मैंने जज के खिलाफ केस किया जा सकता है क्या सर? आपने निर्णय जो दिया है एक तरफ। ऐसा अपने केस में अपील की जा सकती है, जज के खिलाफ तो आप जज के थोड़ी बैंक खातों की जांच हो रही है, सब उसने कोई बैंक से थोड़ी लिया होगा, जज ने कैश लिया होगा। जज ने ये तो कहने की बात है ना, ये तो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। साबित करने के लिए जो जज ने आदमी रिश्वत दिया, ये एक अलग इशू हो गया, देखो वो अलग मामला है। जी। मैं जज को हटाने की या जज को रिप्लेस करने की या जज को जेल भेजने की ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अपने केस में उस महिला को न्याय कैसे मिल सकता है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि जो उसमें अपील करे वो, क्योंकि उसने कारण यदि नहीं लिखे होंगे, है ना, रीजन और स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होगा तो उसको रिलीफ मिल जाएंगी। सर एक चीज और, महिला जो है वो विधवा है और उसके पास कोई सपोर्टिव नहीं है, उसको कहीं से मतलब मदद मिल सकती है क्या इस संबंध में, केस के संबंध में? हाँ, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा भी कर सकता है कोर्ट में, ये बात बताते हुए, और जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती है सालसा, वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उससे भी मदद ली जा सकती है, तो सरकारी वकील भी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में अपील में जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट का टीम में कोई ऐसे जज बेंच है सर जो मदद कर सकते हैं? क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है ना सर, 20 साल से तो परेशान है महिला ना, देख के उसका मतलब हालत देखा नहीं जाता। एक साल में ही उसके पति की हत्या कर दी गई थी और उन्होंने कागज सब गलत बना करके मतलब महिला को सारा जमीन जो है ना, कोई भी जमीन दिया नहीं है, कम से कम करोड़ों की जमीन है उसकी। देखिए दूसरा मामला है ना, देखो अपराधी को जेल भेजना ये अलग इशू है, जमीन उसको मिले ये सिविल मामला है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्रिमिनल को जेल पहुंचाना, मर्डर जिसको किया उसको फांसी पे लटकाना, ये क्रिमिनल इशू है, और जो जमीन उसको मिले वो सिविल मामला है। तो उसको सिविल रेमेडी चाहिए या क्रिमिनल या दोनों रेमेडी चाहिए, उस तरह से वो उपाय दोनों चाहिए इसलिए कि हाँ, तो दोनों केस करने पड़ेंगे। तो जमीन का मामला अलग होगा, वो रेवेन्यू कोर्ट में होगा, है ना, और जो मर्डर का इशू है वो दूसरा है। मर्डर केस ही किया था, हस्बैंड की प्रॉपर्टी तो उसको मिल सकती है, उसमें उसको जो है फैमिली कोर्ट में करना पड़ेगा। नहीं मिल रहा है ना सर, वो गोद लिया हुआ था, उसका कोई पुत्र नहीं है, वो लोग आधार बनाता है कि इसका कोई संतान नहीं है, वो लोग उसकी जमीन को तो इसका भी तो केस चला होगा ना, तो वो एक अलग इशू है, उसको उस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील करनी पड़ेगी, जो रेवेन्यू कोर्ट का जो मामला है या फैमिली कोर्ट का जो इशू है, जो ऑर्डर है, उसके खिलाफ भी अपील करनी पड़ेगी। अच्छा जी, क्योंकि दो अलग अलग केस होंगे, मर्डर केस अलग है, लैंड रेवेन्यू या प्रॉपर्टी केस अलग है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। अगला प्रश्न ले लेते हैं, मोटो G73 5G किस नाम से है, आप अपना प्रश्न पूछें, और अन्य लोग भी जो प्रश्न अपना पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज का ऑप्शन चूज करते रहें। हाँ जी, आपका शुभ नाम परिचय के साथ में आप बताएं। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं नारायण सिंह हूँ सर, जो है पाली मारवाड़ राजस्थान से सर बोल रहा हूँ सर। हाँ नारायण सिंह जी, आप तो कई बार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ना? जी सर। हाँ हाँ जी, स्वागत है जी, बताइए। प्रश्न श्री वीरेंद्र ठक्कर साहब जो है उनसे था सर, जो है ठक्कर साहब हैं? ठक्कर साहब हैं, आप अपनी बात रखिए। सर मैं ये सर जानना चाह रहा था कि जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका अगर कंडक्ट रूल के खिलाफ अगर कोई मिसकंडक्ट अगर करता है वो जो है तो उसके बारे में जैसे बाईगामी है या डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स जो है वो है, और ऐसे कई सारे जो है ऐसे मिसकंडक्ट किए हुए हैं उसने, तो उसके बारे में जो है कहाँ पर जो है किस प्लेटफॉर्म पर जो है कंप्लेंट किया जाएगा? देखिए बाईगामी का जो मामला होता है ना, इसमें थर्ड पार्टी कंप्लेंट नहीं कर सकता, केवल फैमिली मेंबर या वाइफ है वही कर सकती है, ठीक है, जो 198 सीआरपीसी के मुताबिक। तो यदि कोई फैमिली मेंबर है या उसकी वाइफ है खुद की, वो कर सकती है, तो ये होता है बाईगामी का। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट या जिसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट है,
तो उसमें कोई भी जो है FIR कर सकता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, है ना। तो PCA में FIR की जा सकती है। और सिविल मिसकंडक्ट यदि है तो उसमें जो एम्प्लॉयर है वो केवल कार्रवाई कर सकता है। तो मिसकंडक्ट ऑफिशियल है या क्रिमिनल, क्योंकि दो तरह के मिसकंडक्ट होते हैं। कंडक्ट रूल्स का वायोलेशन है तो वो सिविल मिसकंडक्ट है, और यदि ऐसे अदर संपत्ति है तो फिर वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा गया उसको सेक्शन 13 PCA में, तो उसमें FIR की जा सकती है। और विजिलेंस एस्टैब्लिशमेंट वगैरह को की जा सकती है, तो वो फिर क्रिमिनल जांच होती है, पुलिस जांच होती है, और उसमें उसके आधार पर यदि विजिलेंस आरोप साबित हो गए तो उसमें फिर उसकी नौकरी भी जा सकती है ना। सिविल रेमेडी भी उसमें मिल जाती है। तो दोनों चीजें हो सकती है। नौकरी से हटाना सिविल रेमेडी है, जेल भेजना क्रिमिनल रेमेडी है। तो वो जो नौकरी से हटाना ये एम्प्लॉयर का पावर है, तो वो कंडक्ट रूल्स के तहत कर सकता है। और यदि क्रिमिनल रेमेडी है तो वो जेल भेजना है, वो पुलिस का पावर है, तो उसमें फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में FIR, और FIR कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है। जी सर। हाँ, बाइगैमी में दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, पर व्यक्ति नहीं कर सकता ना, केवल फैमिली मेंबर या जो अफेक्टेड प्रभावित व्यक्ति है वही कर सकता है। लेकिन मैं ये सर आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि जो कंडक्ट रूल्स जो है उसके अंदर ये है, तो वो कंडक्ट रूल का वायलेशन है ना सर जो है, तो उसमें एम्प्लॉयर को शिकायत कर सकते हैं आप। उसके जो वरिष्ठ अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनको आप ये लिख सकते हैं कि इसके क्या क्या उल्लंघन है, तो जांच करने के लिए लिखा जा सकता है ना। अच्छा, दूसरा सर ये जैसे मिसकंडक्ट है कि जो कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो डाउन ट्रोडन फैमिलीज के लिए जो है लॉन्च किया हुआ है, और उसको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन देकर के जो है वो उसको अवेल करता है, तो उसके बारे में भी इसको एम्प्लॉयर को और एज वेल एज जो है पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं सर। हाँ जी, दोनों बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो जो एम्प्लॉयर है उसको भी जांच के लिए लिखा जा सकता है, और क्रिमिनल ऑफेंस डेफिनेटली इसमें बनता है तो क्रिमिनल जो पुलिस को भी FIR की जा सकती है। दोनों चीजें हो सकती है, दोनों रेमेडी आपके पास है। थैंक यू सर। जी, आशीष अग्रवाल जी यूपी से, आपका प्रश्न। जय हिंद सर। जी, जय हिंद, बताएं सर। मेरा प्रश्न ये था कि बरेली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत गलत चल रहा है। कई अधिकारी वो पे विजिलेंस जांच भी चल रही है, और कई अधिकारी कई कर अनियमितताओं में भी फंसे हुए हैं, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा हम बहुत शिकायतें करते हैं तो उन्हें एक पद से हटा के दूसरा पद दे दिया जाता है। सर, क्या इस विषय में हम कोई और आगे कार्रवाई बढ़ा सकते हैं? सर, हमने ट्विटर वगैरह पे भी करा, तब भी म्युनिसिपल कमिश्नर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लखनऊ तक खबरें जा रही हैं, पेपर में भी आ रहा है, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों को उन पद से हटाया नहीं जा रहा, कि दूसरा और अच्छा मलाईदार पद प्रदान कर दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में माननीय आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे थे पहले, हमें लगता है कि शुरू के 1.5-2 घंटे तो आप आत्मदीप सर नहीं थे। हमें लगता है कि अभी आपने ज्वाइन किया है, तो हम सब उनका स्वागत करें, आत्मदीप सर का। और कुछ प्रश्न आत्मदीप सर से भी हम लोग पूछें, वो भी अपना ओपिनियन भी रखें आज के टॉपिक के विषय में। आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ सर आप 2 घंटे आज? कुछ परिस्थिति ऐसी है कि आज मैं जुड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं माना तो सुनने के लिए मैं जुड़ा हूँ। तो ठक्कर साहब और आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं किसी काम में उलझा हूँ, केवल सुनने के लिए जुड़ा हूँ। सर कोई बात नहीं, अगली बार आप आएंगे हाँ, तो कुछ जरूरी हुआ तो मैं कुछ बोल दूंगा उसमें। आप तो हमेशा ही कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आत्मदीप सर हमारे इस कार्यक्रम के काफी महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और प्रारंभ से ही आप सभी के बीच में रूबरू होते हैं विभिन्न माध्यमों से। उनका फेसबुक पेज भी है, और अभी भी RTI के बारे में और सामान्य तौर पर जो भी जानकारियां रहती हैं लोकहित से संबंधित आपके सबके, उनका वो जवाब देते रहते हैं, लाइव भी आते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं, वीरेंद्र जी की तरह, गांधी साहब की तरह, और सब इस तरह से। तो हाँ आशीष जी, आपका जो प्रश्न था उसका हमें लगता है कि वीरेंद्र जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। वीरेंद्र जी, इनका आशीष जी का प्रश्न आप समझ पाए हैं? हाँ जी, प्लीज एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर आशीष जी एक बार फिर बता दिया प्लीज। सर, यहाँ नगर निगम बरेली में कई अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों पे विजिलेंस जांच चल रही है। अब वो कई कर अनियमितताओं में भी पाए गए हैं, जैसे किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स बनता था 2 लाख 2.5 लाख रुपए, उन्होंने बना रखा है 20,000 रुपए। हमने उसकी शिकायत शासन तक करी, उस पर जांच हुई है, उसमें वो दोषी भी पाए गए हैं। तो म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा सॉरी कुछ वो आ गए इधर चीटा, तो उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा
उसको एक पद से हटा के दूसरा मलाईदार पद प्रदान कर दिया गया है, तो हम उसमें सर क्या आगे कार्रवाई कर सकते हैं? उसमें तो और उसके ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते थे। यदि कमिश्नर ने किया तो चीफ सेक्रेटरी को या चीफ मिनिस्टर को भी लिखा जा सकता है। ट्विटर पे भी हमने अभियान चलाया है सर, ट्विटर पे भी हजारों व्यूज हो चुके हैं, लेकिन वो सब पढ़ भी रहे हैं, सीएम साहब भी पढ़ रहे हैं, मुख्य सचिव भी पढ़ रहे हैं, कमिश्नर बरेली भी पढ़ रहे हैं, जो उनके सचिव हैं, खास प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी के, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। बस ज्यादा से एक पद से हटाया, दूसरे पद पे बैठा दिया, ये चल रहा है साहब। कार्रवाई अभी चल रही है या पूरी हो गई है? आप तो बोल रहे कि चार्जेस साबित हो गए। हाँ सर, उसमें सर हमारे पास साक्ष्य आख्या भी आ गई है, जिसमें उनपे चार्ज साबित भी कर दिए हैं उस जांच आख्या में। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? तब तो जांच रिपोर्ट के आधार पर एक पद से हटाया, दूसरे पद पे हटा दिया। हाँ, तो जांच की रिपोर्ट के आधार पर आप उसमें ये कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट से मैंडेमस लाया जा सकता है, क्योंकि जांच के बाद तो कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, है ना उसमें। और यदि कहीं साक्ष्य वगैरह नष्ट हो रहा है या इस टाइप का है तो फिर निलंबन के लिए भी लिखा जा सकता है उच्च अधिकारियों को, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए, व्यक्तिगत दुर्भावना से नहीं, है ना। अदरवाइज है कि व्यक्तिगत दुर्भावना या हाँ कोई दुश्मनी या ऐसा कोई उनके पास सबूत है तो वो फिर साबित कर देंगे कि ये तो व्यक्तिगत दुर्भावना से आरोप लगा रहा, फिर आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में यदि है तो फिर वो आप दे सकते हो उसमें और आगे, है ना। ठीक है सर। चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, कोर्ट भी जा सकते हैं, पीआईएल वगैरह भी लगा सकते हैं। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, इसमें कुछ जोड़ना चाहूँ। हाँ नरेश जी, आप अपना प्रश्न पूछें। आशीष जी के प्रश्न का समाधान हो गया, आप नरेश जी अपना प्रश्न पूछें, और जो भी हमारे साथी है जो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो अपना हैंड रेज का ऑप्शन जरूर चुने। हाँ नरेश जी प्लीज। सर ये कोई डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ली थी पोस्ट ऑफिस से, कोई मेरी खुद का पर्सनल रिकॉर्ड था मेरा उसका, तो उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी मेरे को, मतलब फिर और फोटो कॉपी दे दी। फिर मैंने फर्स्ट अपील की, फर्स्ट अपील में नहीं गया, फिर मैं सेकंड अपील की सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, ठीक है। उसमें भी अब 2 साल बाद हियरिंग आई, हियरिंग कंडक्ट हुई, सब कुछ हुआ, ऑनलाइन हुआ, तो उन्होंने यही अपने आर्गूमेंट रखे, हमने इनको कॉपी दे दी। मैंने कहा इन्होंने कॉपी दी थी, सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी, ठीक है। तो उनके हक में फैसला देकर उसको क्लोज कर दिया, और कॉपी तो इन्होंने आपको दे दी ना, अब आगे आपको देने की कोई जरूरत नहीं है इनको। और वही वाला मैटर वाला बात आ जाएगा सर, वही सिग्नेचर वाली बात, वो भविष्य में उसको वो बात नहीं, उसमें सर्टिफाइड जो है उसमें फिर आप सूचना आयोग का निर्णय आ गया तो इसके बाद तो हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, लीगल उपचार तो यही है। और दूसरी बात, आवश्यकता देखिए, सर्टिफाइड कॉपी आपको चाहिए क्यों है? क्या आपसे किसी ने सर्टिफाइड मांगी है या आपके डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पर कोई शक कर रहा है? तो सर्टिफाइड चाहिए कि नहीं चाहिए ये पहले आप खुद तय कर लीजिए, और यदि बहुत ही आवश्यक है तो फिर उसमें हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि देखो सर, कोर्ट तो जैसे अनसर्टिफाइड कॉपी हो तो सेकेंडरी एविडेंस होगा, तो सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट नहीं नहीं, लेट देम रिजेक्ट, डोंट गो बाय योर प्रिजम्पशन। आप अपने मर्जी से मत चलिए कि जैसे आप हम कोई चीज मान लेते हैं, रिटर्न कोई ऑब्जेक्शन आने दो कि अपोनेंट का वकील बोल रहा है कि हम इस चीज को नहीं मानते या हमको सर्टिफाइड चाहिए, या कोर्ट बोले आप सर्टिफाइड करिए, तब आप जाइए उसमें, ठीक है। अपने मन से मान्यता मत बना लीजिए कि ऐसा होता है तो ही साबित होता है। डोंट गो बाय ये है ना चेस के गेम की तरह आगे की 10-10 मूव सोच के मत चलिए, प्रॉब्लम आती है तो ही सॉल्व करिए, डोंट ट्राई टू सॉल्व इमेजिनरी प्रॉब्लम्स। नहीं तो आप जहाँ चाहिए इस्तेमाल करिए। यदि कोई बोलता है कि ये सर्टिफाइड नहीं है, साइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आता है, ऑब्जेक्शन आता है, रिटर्न डिमांड आती है, अपोनेंट का वकील बोलता है, जज बोलता है, तब फिर आप सर्टिफाइड कॉपी के पीछे पड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं, जो सर सर्टिफाइड कॉपी हमें चाहिए थी, फोटो कॉपी तो हमारे पास पहले थी, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए थी हमें किसी रिकॉर्ड के लिए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों चाहिए, मतलब आपसे कोई मांग रहा है या मतलब कारण क्या है? देखो हजारों डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो बिना मतलब कोर्ट उसको मान लेता है कि वो साबित ही नहीं करना पड़ता। आपने देखा अभी पूरा का पूरा चैप्टर है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो पहले आप देखिए कि आवश्यकता है कि नहीं, और आवश्यकता है तो फिर बिल्कुल हाईकोर्ट चले जाइए फिर तो। तो बस बात तो ये है ना सर, केवल आपकी मान्यता से सर्टिफाइड कॉपी आपको क्यों चाहिए? क्या आपसे कोई मांग रहा है, क्या अपोनेंट का वकील मांग रहा है, जज मांग रहा है कोई, है ना? क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी आपने लिख भी दिया तो वो डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया तो कोई भी उसको मान लेगा। कोई नहीं मानता या रिटर्न ऑब्जेक्शन आता है, अपने तरफ से ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, लेट द ऑब्जेक्शन बी रेज्ड बाय अदर्स। डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, आप तो अपने हस्ताक्षर करके दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है। लेट द अदर पर्सन रिफ्यूट कि हाँ मैंने नहीं किया है, तब फिर प्रश्न उठता है। इमेजिनरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। नहीं, और एक कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश से सर,
मतलब तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फर्स्ट अपील में कोई जवाब नहीं आया, सेकंड अपील में आया। सेकंड हक में पहला डिसीजन दे दिया कि भाई इसको 30 दिन में जानकारी दे दो, नहीं आपके खिलाफ 25,000 रिमांड लगाएंगे। उसके बाद भी आज तक जानकारी नहीं मिली। फिर उसके बाद फिर मैंने लेटर लिखा जी आपके आदेश के बाद मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मेरे को मैसेज कर दिया मेल से कि भाई फाइनल ऑर्डर आपका अपलोड कर दिया गया, आप ऑर्डर देख लो। फाइनल ऑर्डर आज 6 महीने हुआ, आज तक फाइनल ऑर्डर नहीं मिला। हाँ तो चल रहा है ना, शो कॉज नोटिस दिया तो प्रक्रिया चल रही है आयोग की, तो उसमें वेट करिए, उसको अपना जवाब देना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस जारी हो गई ना उसको, तो इसका मतलब प्रक्रिया चल रही है आयोग में। नहीं उसमें फाइनल डिसीजन ऑर्डर, होगा सर। फाइनल डिसीजन होने के ऑर्डर, बाद कोई इन्फो मेरे को जजमेंट ही नहीं मिला। फाइनल डिसीजन में फाइनल डिसीजन साइट के ऊपर इधर रखा कि फाइनल डिसीजन आपका इतनी तारीख का हो गया। साइट के ऊपर कोई अपलोड नहीं है मेरे पास। स्पीड पोस्ट अच्छा से कोई अच्छा, आया कॉपी नहीं मिली। अच्छा डिसीजन हो गया, कॉपी नहीं मिली आपको? कॉपी नहीं मिली। हाँ कॉपी ले और मैं लीजिए आयोग से, कॉपी मिल जाएंगी आयोग से। और 2-3 बार लिख भी लिया सर मैंने को आयोग को उस कंसर्न में। कॉपी तो मिल फिर भी जानी उनको चाहिए आपको। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उनका। हाँ तो आयोग के पीआईओ को भी आप आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन कॉपी मिल जानी चाहिए। और केस नंबर है तो वेबसाइट पर भी सर्च कर लीजिए, हो सकता है अपलोड हो गई हो, देख लीजिए। वेबसाइट पे तो नहीं है सर, खाली केस नंबर अपलोड है। और फिर आरटीआई लगा दीजिए, आरटीआई लगा दीजिए आयोग के पीआईओ को। अच्छा अच्छा अच्छा। वीरेंद्र भैया ये चलो अब जो है आरटीआई के लिए जो है अब किस तरीके का क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कुछ आपने विचार किया है क्या? कैसे समस्या का कोई हल होगा आगे, अभी क्या लग रहा है आपकी जानकारी में? देखते हैं, मुझे लगता है कि इसमें जहां जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है या यदि डीपीडीपी बिल की वजह से यदि कोई मना करता है तो ही फिर ये इस तरह का इशू या टकराव आ सकता है। क्योंकि अब देखो दुरुपयोग की संभावना को तो नकारा नहीं जा सकता है ना। ये सब आरटीआई कार्यकर्ताओं की जो आशंका है वो तो सही लग नहीं रही है मतलब मुझे, वो तो लेकिन इसका सीधी सी हाँ बात है ना कि हाँ अपनी निजी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी नहीं हाँ, देनी लेकिन है, ये अब एकदम कौन कौन क्लियर है। और डिनाई अगर होगा व्यक्तिगत ओनली फॉर जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक, नहीं वो डिजिटल जानकारी के लिए है केवल ये बिल, है ना। इट्स फॉर नहीं तो डिजिटल यहाँ पे इंफॉर्मेशन। डिजिटल जानकारी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की बात हो रही है ना हाँ भाई, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, पर्सनल डेटा की बात थोड़ी हो रही है। हाँ जो वही मैं अमेंडमेंट बता रहा हुआ हूँ, है सेक्शन डिजिटल 13 तो मैं में, खुद बता रहा हूँ बनाते हैं, वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन डाल जो देंगे होती है वो, जो रिकॉर्ड उसको कहते हैं क्योंकि वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे डिजिटल। डीपीडीपी केवल डिजिटल पे ही लागू होता है ना, तो डिजिटल के नहीं अलावा जो कौन नॉन सी चीज डिजिटल है उस पर डिजिटल पे लागू नहीं लागू होगा। होती है? आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो आरटीआई एक्ट के लिए अमेंडमेंट हुआ है जो डीपीडीपी बिल के जरिए से हुआ है, लेकिन वो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 81J पर जो हाँ बोलता इस है पर तो प्रभाव पर्सनल पड़ेगा ही। इंफॉर्मेशन। हाँ इस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जब हम आरटीआई में कोई आवेदन लगाएंगे और विभाग मना करेगा कि भाई ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो बाय रूल सही बोलेगा विभाग का जन सूचना अधिकारी, और वो डिनाई करेगा, तो अब आगे हमारा क्या वो रहना चाहिए, किस तरीके से हमारी प्रोसीजर होनी चाहिए, या सिर्फ अब ये उतना ही है कि विवेकाधिकार पर हो गया है जन सूचना अधिकारी की कि विवेक पर वो दे, या आयोग में जाओ और आयोग में देखो कि आयोग क्या निर्णय देती है उस मामले पे? अब देखिए इसमें पर्सनल इंटरेस्ट साबित करने वाली बात तो रही नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले जो क्लॉज था एग्जम्पशन का एक्सेप्शन वो हटा दिया गया है। अब केवल यही देखना पड़ेगा कि सेक्शन 81J में 82 आता है जिंदा कि है, नहीं आता है। 82 खत्म नहीं हुआ है यस भाई। नहीं 82 अलग 81 है, अगर नहीं अंदर 82 में अलग है। पर्सनल 82 इंफॉर्मेशन आया है तो 82 जो में है, इस बात की बात अभी भी है, कायम है। देखिए 82 अलग चीज है। 82 का अर्थ मैं बताता हूँ क्या है। 82 पब्लिक अथॉरिटी का अधिकार है डिनाई करने का, है ना, एग्जाम्पशन करना नहीं करना। इट इज नॉट अप्लीकेंट्स राइट। ठीक है ना, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि भाई आप डिनाई कर रहे हो तो आप उसमें बताएंगे कि आपको कैसे नुकसान है। वो अलग चीज है। देखिए 82 है ना, यदि एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन है चलिए मान और लीजिए कि आप बोल रहे हैं वो सही है, मान लो उसको कि आप जो पब्लिश बोल रहे हैं वही करना सही है, अब चाहती हम है। क्या करें? हम क्या करें, क्या करना चाहिए? आपका, आपके अनुभव के हिसाब से वही मैं बता रहा हूँ निवेदन है कि कि आप 81J को कोई गलत तरीके से इन्वोक कर रहा है तो आप ये साबित कर सकते हैं कि 81J लागू नहीं होता है वहां पे। ये उपाय है लीगली केवल। नहीं, कैसे साबित करें? क्योंकि भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, देखिए वो भले ही पर्सनल इंफॉर्मेशन के भले आधार में मना नहीं, करेगा। एक बात मुझे समझ में आती है कि भले ही पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, लेकिन एक बात तो है वीरेंद्र जी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अलावा यदि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें पब्लिक मतलब क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो
आउटवेट करे उसका, मतलब हाँ, लेकिन अब वो पब्लिक इंटरेस्ट वाला क्लॉज हटा दिया गया है ना अमेंडमेंट से, तो अभी इसमें एक ही उपाय रहता है कि 81J में आता है कि नहीं आता है, केवल ये प्रश्न रह जाता है। तो 81J में नहीं आता है ये साबित कर दो तो वो मिल सकती है सूचना। नहीं तो 81J में का कैसे? पर्सनल इंफॉर्मेशन तो परिभाषित है, आपने ही खुद बताया था, जो 2019 का जो सुभाष चंद्र अग्रवाल का निर्णय है जिसके अंदर में पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होंगे परिभाषित कर दिया गया है। वो तो केस उसके लॉ है, अंतर्गत में किसी वो तो व्यक्ति, केस लॉ नहीं, वो तो ठीक केस है लॉ है। केस अब ऐसा लॉ है है, कि लेकिन इसी केस लॉ के आधार पर अधिसूचनाएं हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने और कई राज्यों में लागू हो चुकी हैं। आप जानते हैं इस बात को, अच्छे से वाकिफ हैं आप इस बात पे कि इस तरीके के इस तरह सर्कुलर के तो वगैरह हुए। बने हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ठीक है, बहुत से और सर्कुलर्स है कई इसी स्टेट्स के। तरीके के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही अभी तक भी जो लोग हैं वो आरटीआई में 81J का यूज इसी कारण से कर रहे हैं। इसमें एक ही केस टू केस बेसिस पर वो अपील और ये किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है कि 81J में मामला नहीं आता है, और आयोग यदि बोल दे कि ये 81J में नहीं आता है तो फिर वो देनी पड़ेगी आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है कि कोई संगठन या समुदाय कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, या वो किसी के निर्णय को लेते हुए चैलेंज करते हुए पूरा एक प्रोसीजर अपनाते हुए आयोग होके जाएगा, आयोग के बाद को हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ऐसा पूरा प्रोसीजर रन करते हुए जाएगा कि एक पब्लिक इंटरेस्ट पे इस तरीके की इश्यूज को रेज करते हुए सीधा कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या नजर आ रही हैं आप? देखिए, दो अलग अलग चीजें है ना। यदि कोई सूचना अमुक सूचना के लिए कोई जाता है तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट लेवल तक गए हैं, वहां पे लोग प्रक्रिया पूरी फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे बहुत सारे केस लॉस भी है। रही तो बात सालों साल की प्रक्रिया हो गई, कई सालों रही की बात लंबी लड़ाई हो नहीं, गई। आप जो बात बोल रहे हैं, रही बात ये कि प्रावधान को ही चैलेंज करना है कि ये जो संशोधन किया है वही गलत किया गया है। अब ये संशोधन को यदि करना है तो वो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। व्हेन यू आर चैलेंजिंग द वायर्स ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, आप बोलो कि अल्ट्रा वायर्स है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो ये जो संशोधन लाया गया इसको ही यदि चैलेंज करना है तो फिर वो कोर्ट के रास्ते ही हो सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रास्ते। और अमुक सूचना आपको चाहिए तो अमुक सूचना आपको केवल इस आधार पर मिल सकती है कि 81J में नहीं आती है या 81J से आच्छादित या कवर नहीं होती है, तो फिर आप पर्टिकुलर सूचना के लिए केस टू केस बेसिस पर लड़ कानून सकते को हैं। लेकर के बीरेन जी, आरटीआई कानून को लेकर के हमें इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के विरुद्ध बिल्कुल देने के लिए वो तो मैं मानता हूँ कि उसमें भी ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी है यहाँ पे, और दो अलग अलग राइट्स को बैलेंस करने वाली बात है। और हमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही आरटीआई कानून का बैंड बजाया हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो आसानी से कोर्ट गवर्नमेंट भी साबित कर देगी आसानी से कि भैया 9 जज का बेंच का निर्णय है पुट्टस्वामी के, और इसी के आधार पर हमने ये कानून लाया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर हो सकता है, बल्कि आसानी से हो जाएगा। वीरेंद्र भैया, अब जो है सेक्शन 41B के 17 क्लॉजेस मायने के भार में कि 81J मायने ज्यादा रखेगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जो 41B के क्लॉजेस के अंदर में आती है और वही जानकारी को अगर 81J में डिनाई किया जाए तो ही एक चांस है कि हम न्यायालय से या आयोग से कोई बेहतर निर्णय शायद हमको मिल जाए। दोनों 41B और इवन 82 जो 82 है, मैं बता रहा हूँ कि जो एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज करने का पब्लिक अथॉरिटी को अधिकार है, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी का अधिकार है, जनता का अधिकार नहीं है, ये हमको ध्यान रखना जो चीज पड़ेगा। पब्लिक अथॉरिटी का अधिकार है मतलब वो आयोग उस पर हियरिंग कर सकती है, आयोग उस पर अपना निर्णय दे सकती है। यही प्रोसीजर हुआ मतलब जो हमारे पास है। नहीं, जो देखो जो एग्जेम्प्टेड है उसमें नॉन एब्स्टेंटिव क्लॉज लगा हुआ है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, है ना। 81 की शुरुआत ही ये होती है, तो इसलिए ये कि वो इनेबलिंग प्रोविजन है कि एग्जेम्प्टेड है तब भी सरकार पब्लिश कर सकती है, मतलब सरकार को पूरे अधिकार है, लेकिन एक ही जनता को मांगने का अधिकार जो है वो केवल 41B में, और 41B का जो मामला है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये 2-3 अलग अलग केस में। तो 41B को यदि लागू करने का जो है, इसमें सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भी नोटिस जारी हो चुके हैं और इसकी भी सुनवाई हो गई है। 2-3 अलग अलग केसेस चल रहे हैं अभी। आपकी जानकारी में अभी ऐसा कोई तो नहीं आया ना जो इस पर रिट लाने की तैयारी कर रही हो, कोई संगठन किसी के भी? 41B पे संगठन है ऑलरेडी। का मुझे मालूम है मामला जो है कोर्ट में। मुझे ये जानना है कि ये जो अभी मनमाने तरीके से 81J का संशोधन किया गया है, इस पर कोई बदलाव के लिए, लड़ाई के लिए कहीं कोई संगठन या कोई कुछ कर रहा है,
या कुछ ये तो कल आप जैसे वरिष्ठ लोग कुछ कल ही कर राष्ट्रपति सकते राष्ट्रपति के साइन हुए, अब इसके कल ही राष्ट्रपति के साइन हुए, अब इसमें नोटिफिकेशन गैजेट में जारी होगा, उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं। जब तक क्या प्रक्रिया ऐसा चली है कानून पॉसिबल पास है करने की। वीरेंद्र भैया, ऐसा पॉसिबल है कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति इस पर कुछ पिटीशन तैयार करें और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ें, और अगर इसमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो तो हम लोग मिलजुल कर क्या हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं? क्योंकि मेरी एक संभावना है कि ऐसी भी रहती है कि कई बार चांसेस होते हैं कि कुछ फेक लोगों के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिट लगा दी जाती है कि वो रिट खारिज होनी ही होनी है, और वो खारिज हो जाती है, और उसके बाद फिर उस तरीके की दूसरी रीट्स जनरली प्रेजेंट हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसा इसीलिए कई बार लोग विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि देखो डिसमिस होना ज्यादा खतरनाक है। डिसमिस हो गया तो इसका मतलब ऑन मेरिट्स है और फिर मामला लेके नहीं जा सकते, इसीलिए कई बार कोर्ट बोलता है कि आप विड्रॉ कर लीजिए। तो तो क्या विड्रॉ इस जब पर कर कोई लेते हैं तैयारी तो ऐसे मामले को फिर से कोर्ट में ले जाने संभावित है का आपके तरफ से? संभावना रहती है। क्योंकि आप हमारे बीच में सबसे ज्यादा लॉ को समझने वाले व्यक्ति हैं, और आपके पास बहुत सारे लॉज के इसमें आपने अच्छी स्टडी की हुई है, और आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, और आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर के हिसाब से रिट्स तैयार करने में भी सक्षम है। तो क्या आप इस पर कुछ मदद कर सकते हैं, या हम लोग आपके जरिए से कोई ऐसी बात आगे प्रेजेंस करने के लिए मैं कैपेबल इसमें हो मदद पाएंगे? कर सकता हूँ, मैं इसमें मदद कर सकता हूँ कि इसमें जो पिटिशन वगैरह ये जो कब बनाना है आपको, मतलब आप यदि ड्राफ्ट करते हो पॉइंट्स में कुछ बता सकता हूँ, लेकिन है कि कोर्ट में ले जाना है तो वो तो जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वही कर सकता है ना। मैं तो केवल पैरालीगल वर्क कर सकता हूँ, पॉइंट्स वगैरह में बता सकता हूँ, आई केस नो, लॉ भी बता सकता हूँ, है ना। हम समझ रहे हैं, शिवानंद भाई हाँ हैं, जी, मैं हूँ, हाँ और भी यस हमारे यस, साथी हैं, हाँ तो और लेकिन आत्मनंद दूसरी बात है कि सर हैं, आत्मदीप सर है, मेरा कोई जो भी, हम क्वेश्चन, लोग सब मिलकर भी जा सकते हैं, कोई यस, तकलीफ की लेकिन बात मेरा नहीं है। क्वेश्चन हमें स्ट्रेटेजिक तो है अपनी कि राइट्स के लिए लड़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक है कि अगर कोर्ट जाना सही रहेगा, क्योंकि कोर्ट में भी यदि वो राइट टू प्राइवेसी के फेवर में आ जाए तो फिर सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए, ये भी हमको रास्ते तो सोचना बंद हैं ही, अगर हम निगेटिव सोच के लड़ना बंद कर दें हाँ तो नहीं वो बात तो हम सही है, समय बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल ख्याल से ऑप्टिमिस्टिक लड़ना रहना भी चाहिए, जरूरी है। देवेंद्र जी, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, ये बात सही है। नहीं देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए। जो कानून ला दिया गया उसके विरुद्ध कोर्ट में ताकत नहीं है हमारे देश की ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में ताकत नहीं है। ये सरकार, नहीं, मुझे ऐसा लगता है सरकार शिवानंद नहीं, भैया आपको कि लगता अगर है, हम लेकिन मुद्दे हमें को नहीं लगता, उठाएंगे, कभी नहीं कर। यहाँ की कोर्ट लगभग खत्म हो चुकी है, जिसका शिवानंद नतीजा यह भैया, है एक्चुअली बुलडोजर क्या होता कल्चर, है, इश्यूज बुलडोजर न्याय प्रथा यहाँ रेज पर चालू करना, हो गई है। और इसलिए एक्चुअली मुझे इश्यूज, ये लगता है कि इसके स्थान पर जितना हम कोर्ट में टाइम बर्बाद करेंगे, इतना ही पब्लिक कंसल्टेशन करके उनको बीच में मीटिंग करके यदि हम गांव टोले मोहल्ले शहर कस्बों में थोड़ा जागरूक करेंगे तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। हम कहते हैं जितना आदमी को जीना, उनको ज्यादा जागरूक करना ये ज्यादा बेहतर है, कि कम से कम उनको ये पता तो चले ज्यादा, मेरे ख्याल से पब्लिक को। मेरा एक छोटा सा निवेदन शिवानंद भाई, शिवानंद भैया, मेरा छोटी सी बात है। देखिए, मान लीजिए कि आप जैसे कर्मठ लोग प्रचार प्रसार करने पे निकल भी गए, साल भर में आप लोगों ने 365 इंटू 10, 365 दिन में 365 लोगों को जिंदा किया, इंटू 10 लोगों ने किया, 3650 लोग हो रहे हैं। और अगर हम इस मामले को रेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अगर जरा सा भी ये मुद्दा लोगों के दिमाग में आया, सरकार के दिमाग में आया, कहीं पे छोटी सी पब्लिक स्टैंड बनती है, खड़ा होता है, तो लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। हो सकता है कि ये बात जाने पर जो वरिष्ठ लोग हैं, कुछ लोग हैं, इस मुद्दे पर रेज करना चालू करें, या जो अब स्थिति निर्मित होने वाली है उस स्थिति के निर्मित होने से सवाल पब्लिक के सामने जाए। क्योंकि अभी तक पब्लिक को यही लग रहा था, हमको भी यही लग रहा था कि ये वापस लोकसभा से वापस जाएगा, हो सकता है राज्यसभा से वापस जाएगा, हो सकता है राष्ट्रपति से वापस चला जाएगा। ये मुंगेरी लाल के सपने हम भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक देख रहे थे। हमको भी विश्वास नहीं था कि इस तरीके का सरकार कदम उठा ही लेगी, या हो सकता था, हमने ये भी सोचा था कि हो सकता है कि छोटा मोटा कहीं कुछ गैप देगी जिसके कारण से बना रहेगा, कमजोर जरूर करेगी लेकिन मारेगी नहीं। तो अब ये पूरा विश्वास हो चुका है, आप समझ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि लड़ना जरूरी है, जरूरी ये नहीं है कि हम जीते, लड़ेंगे नहीं तो वो ज्यादा बहुत अच्छा है। आप लोगों को करिए, हम लीगल जो एडवाइजर हैं, लीगल सर्विस वाले, ये आपके प्रवीण पटेल जी की जो टीम है उससे भी अपन लोग कंसल्ट करेंगे। उनके पास भी अच्छे वकील और ये सब हैं, वो लड़ते रहते हैं, सैकड़ों पिटीशन उन्होंने भी लगा के रखा हुआ है अपना, फास्ट जस्टिस वगैरह के नाम पर।
तो वहाँ भी इसको अपन चर्चा करेंगे, वो भी में अच्छा करना सस्ते चाहिए और भैया, ये free of निवेदन cost है आप मेरा लोगों को बता आपके दें। छोटे भाई का। लेकिन हमें तो पता नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों कोर्ट में इतना विश्वास करते हो, मुझे तो पब्लिक देखिए, फोरम में कहते हुए बड़ा भगत सिंह ने भी बम अगर ले जाकर कोर्ट के अंदर में केसेस फोड़ा हम भी था, देख रहे हैं, कुछ केसेस हम भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं जिस तरह से टाइमिंग, जिस तरह से 5 साल 6 साल से चल रहे हैं, 2-4 सुनवाइयां बड़े मुश्किल से हुई होंगी, और जिस तरह से हो रहा है पब्लिक इंपॉर्टेंस के ही सारे मामले हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा भाई इसमें बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट वोट से यहाँ कुछ होने वाला है इस देश में। शिवन भैया, कोर्ट में बम भगत सिंह ने भी फोड़ा था, इसलिए नहीं फोड़ा था कि वो बच जाएगा या वहां पे मुद्दे चल रहे थे तो सुनवाई पूरी उसने भी की थी, इसलिए नहीं की थी कि वो सुनवाई करके बच जाएंगे। उसने इसलिए की थी कि पब्लिक जागरूक होंगे, पब्लिक तक बात पहुंचेगी, और जरूरी यही है कि बात कोर्ट पहुंचे। का मामला जा रहा है, एक नहीं कई सारे मामले जाएंगे। नागरिक सतर्क नागरिक संगठन वाले हैं, सुश्री अंजलि भारद्वाज जी हैं, उनका टीम है, और बहुत सारे लोग मैं ये बोल रहा हूँ फिर से कि कोई कर रहा है तो हम उसके साथ जुड़ जाए, अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम खुद इस पर अपना वो करें, इंतजार ना करें। इंतजार करना कि ये करेगा वो मूर्खता होती है। और देवेंद्र जी, अब दूसरा जो है शैलेश गांधी साहब का भी मानना है कि कोर्ट में जाना सबसे बड़ा गलती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि ठप्पा लगा देता है तो बाद में कोई अल्टरनेटिव ही नहीं सारे लोग मानते हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है, जिसके पास कपड़ा बचे रहते हैं ना वो इज्जत से बचता है, जिसके कपड़े उतार दिए गए उसके लिए क्या बचा। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट आजकल अपने अस्तित्व के लिए खुदा ही लड़ रहे हैं। आने वाले समय में कोर्ट का क्या हो सकता है आपको लगे कि वो निराशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे लगता है वो रियलिस्टिक मामला है। आपने देखा है अभी क्या हुआ है। ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा जो है एरोगेंट टाइप का डिसीजन है सरकार का। ये एरोगेंट टाइप के डिसीजंस पर हो सकता है कि हमको लाभ मिले, एकदम इतना भी नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको एक चीज बता दी कि सरकार को, मतलब जो पार्टियां आती हैं सरकार में आती हैं, यदि उनकी लेस नंबर रहे और ज्यादा कंपोजिशन रीजनल पार्टियां और ये सब मिल करके सरकार बनाएंगी तो वो जनता के लिए ज्यादा ताकत रहेगा, वहां पे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा। और तो हम एक पार्टी बना लें, एक राजनीतिक पार्टी बनाएं और पार्टी बना के ये बोले कि हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ, तो उसके लिए भी तैयार, पर कुछ करे तो सही, कुछ तो करे। कुछ हो ही नहीं रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत है कुछ ना करना। कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो जाएंगे चलेगा। आप हिस्ट्री देख लीजिए, जब भी पार्टियां सत्ता में आई, चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी रही हो, जब भी नियम कायदे उसने लाए, बहुत सारे नियम लोग सिर्फ अपना खून के घूंटी पी करके रह गए, क्योंकि एक सर्टेन कम्युनिटी ऑफ द पीपल, उनको पूरा किस तरह से सप्रेस कर दिया गया, उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, और ऐसे ऐसे कानून आ गए। हाँ, उससे फायदे भी हुए थोड़े और काफी नुकसान भी हुए, क्योंकि देश की जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी वो किस तरह से ध्वस्त हो गई वो भी हमने देखा। इसी तरह से अब ये पार्टी आई, इसने अपने मन मुताबिक जो इनके हो रहे हैं, और डिस्कशन कहीं नहीं हो रहा है, कहीं चर्चा नहीं हो रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि बस जो हमारी इच्छा पड़ेगी हम वो कर देंगे बस। मतलब सब कुछ दिख रहा है, टीवी में दिख रहा है सारे कि मतलब किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता है, बस हो जाता है, बस अंत में देख रहे हैं कि हो जाता है। तो फिर ये कैसी डेमोक्रेसी भैया, ऐसे थोड़ी ना। इसलिए थोड़ी ना आपने सरकार बना दी कि 5 साल के लिए हमने आपको दे दिया और जाके 5 साल में सब ध्वस्त कर दो और कह दो कि हमें तो जनता ने चुन करके भेजा हुआ है, हम तो सबसे ज्यादा पावरफुल और इलेक्टेड पार्टी है, हम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पास एमपीज हैं, और ये कोई बात थोड़ी नहीं। भैया आप रीवा में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पर इसलिए काम करते हैं कि आपको आशा है कि कुछ तो बदलाव आएगा। ये थोड़ी है कि पूरा देश बदल देंगे, लेकिन आप लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितने इश्यूज होते हैं आप रेस करते तो है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि हर इश्यूज पर आपको सफलता मिलती है होगी, तो इश्यूज रेस करना जरूरी है भैया, जैसा आप करते आए हैं। और मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए। दूसरी बात जो है भैया वीरेंद्र भैया, दूसरी बात ये जो अभी जो याला जो है तीनों आपराधिक मामले हैं, ये तो काउंसिल के पास गया ना, कमेटी के पास गया कि इसमें अभी राकेश पठानी का भी एक प्रश्न ले लीजिएगा प्लीज, अपनी बात खत्म। बिल्कुल, बस एक छोटी सी बात, खत्म कर लीजिए जी। वीरेंद्र भैया, जो अभी जो केसेस तीनों जो रखे गए हैं बिल्स, ये अभी किस स्टेज पर रहेंगे या कब तक इस पे कुछ होना है, कुछ आप इस पे बता सकेंगे? जी, मुझे तो लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया है तो ये पास हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की जैसी रिपोर्ट आ जाएंगी, और स्टैंडिंग कमेटी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
सबके उसमें 2-2 मेंबर रहते हैं, तो वो जैसी स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देंगी तो अगले सेशन में ये पास भी हो सकता है। तो क्या इस पे ड्राफ्ट बिल वगैरह आना या सुझाव मांगना या उसके आपत्ति के लिए कोई मौका देगी सरकार? वो तो 5 साल हो चुका है ना, ड्राफ्टिंग 5 साल से चल रहा था, वो तो 5 साल हो चुके हैं, वो दे कमेटी दिया ने पहले कभी ही। सुझाव तो मांगे ही नहीं पब्लिक से, पब्लिक नहीं ओपिनियन मांगे, ये सब नहीं, ये सब पब्लिक डोमेन में था, वो तो 2018 से है इंटरनेट पर सब कुछ। 5 कहाँ साल हो गए इस बात को। 2018 से है कि कोई कभी ड्राफ्ट बिल कभी किसी ने हाँ देखा था? कमेटी बन गई, हाँ नहीं, ये सब कमेटी चीजें बन गई ठीक नहीं। है, किसी ने ड्राफ्ट बिल देखा था? किसी ने ड्राफ्ट बिल पे जनता ने कोई सुझाव दिया है या किसी जनप्रतिनिधि ने कभी इस पर बहस की या चर्चा हुआ है किसी सदन में? नहीं, ये अभी पार्लियामेंट में अभी प्रस्तुत हुआ है, अब ये कि स्टैंडिंग कमेटी के हुआ है ना, सामने तो गया वही है मैं बोल रहा हूँ, और अब ये ड्राफ्ट बिल वेबसाइट पर आया अभी है, पब्लिश हुआ है। हाँ, ये और पब्लिश वेबसाइट पर ड्राफ्ट अभी बिल आया है। हुआ है, इस पर ओपिनियन का तो कोई चांस बनेगा या बनेगा कि नहीं बनेगा भगवान जाने, पर मतलब मैं वही जानना ही चाह रहा था कि ऐसा कुछ आपको लग रहा है कंसल्टेशन कि कॉपी सीधा जो है विंटर में आएगा और जय श्री राम? सभी अखबारों में बहुत पहले से नोटिस आ गए थे, विज्ञापन वगैरह छपे थे इसके, कमेटी जब बनी थी तो 2000 ये 5 साल से प्रक्रिया चल रही है, सभी अखबारों में और वेबसाइट्स पर पब्लिश किया था कई जगह पर, और ये प्रक्रिया और इसके बाद कमेटी भी बन गई थी, एक्सपर्ट कमेटी। ये प्रोसेस 2018 से चल रही है। मेरे सवाल का उस समय आपने जवाब नहीं दिया कि मतलब मान लीजिए कि जो लॉ में लिखा हुआ है कि थानेदार या मजिस्ट्रेट को ऐसा वर्क करना है टाइम लाइन पर, अगर वो नहीं करते हैं तो इसके लिए कहीं पर आपको कोई पॉइंट मिला? मुझे तो नहीं मिला। देखिए नहीं एफआईआर के करते हैं लिए तो टाइम क्या बाउंड हो गया, होगा इस पर? एफआईआर तो बता दिया कि इसमें ऑनलाइन हो जाएगा, 15 दिन के अंदर ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, ट्रायल का मैं ये केवल बोल रहा हूँ लिमिट भैया, चार्जशीट मान का लीजिए लिमिट हो जो गया। भी टाइमलाइन जिस भी चीज के लिए दी है वो टाइमलाइन अगर फुलफिल नहीं होती है तो क्या किया जा सकता है, या इस पर किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं, या नहीं करने वालों के लिए किस तरीके की मुसीबतें खड़ी होंगी, उस पर क्या है? भाई अब तक तो ये चीजें कानून में नहीं थी, अब चूंकि कानून में आ गई है तो फिर कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोर्ट से ऑर्डर लाए जा सकते हैं। मतलब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि पुलिस थानों में कैमरे लगाओ, परेशानियां हटाओ, उस तरीके की ऑर्डर्स निकलेंगे, सर्कुलर भी निकलेगा सरकार के तरफ नहीं, से, वो तो लेकिन कानून ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो है, चाहे ना हो भगवान नहीं जाने। नहीं, वो तो केवल कोर्ट के डायरेक्शन है, अब चूंकि वो पार्लियामेंट के एक्ट में आ गई है तो अब ये कि उसको कोर्ट को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कोर्ट ने हमारे यहाँ कई सारे डिसीजंस दिए, नहीं हो चलिए वो दैट ठीक है, मैं समझ इज गया। जस्ट केस लॉ को मतलब ऐसा होता है, कुछ ऐसा लिखा फिक्स हुआ लॉ है। नहीं है कुल मिलाकर। हाँ, ये है कि जब कोर्ट गिव्स इफेक्ट टू ओनली व्हाट हैज बीन रिटन, तो वो जो रिटन लॉ होता है उसको कोर्ट इफेक्ट देता है, चाहे वो किसी का ऑफिस ऑर्डर ही क्यों ना हो। वो कितना करता है कोर्ट हर एक चीज को इफेक्ट देता है, कोर्ट किसी एग्जीक्यूटिव चीज बॉडी को कितनी मानेगी वो समझ रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कोर्ट सिर्फ किसी यही चीज को समझना तभी चाह रहा क्वैश था कि करता लॉ है में जब कहीं उसको कोई लगता है कि वो प्रोविजन है इलीगल क्या? है। चलिए अब चूंकि कानून बन गया है तो कोर्ट विल हैव टू गिव इफेक्ट टू इट। कानून तो सर बहुत सारी चीजों का बना हुआ है उसका ठीक है, कानून लागू पठानी जी करने का आप काम बात रख सकते के लिए हैं। कितने पठानी जी ऑर्डर आए प्लीज। हैं, कितने कानून का ऑर्डर आया है, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं उसमें। ऐसे मामले में कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपने और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो ऑर्डर है उनको लागू करवाने का अधिकार होता है, तो ऐसे मामले में कंटेम्प्ट की रेमेडी है। बाकी और लोगों के क्वेश्चन है उनको ले लीजिए समय। राकेश परखानी जी प्लीज, बड़ी देर से उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, अपना अंतिम प्रश्न राकेश परखानी जी पूछें और फिर इस कार्यक्रम को विराम दिया जाए। जी राकेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ जो ये 3 कानून तो बदल दिए गए, पुराने छोड़ के नए, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। केवल गवर्नमेंट ने कुछ अपने बचाव के लिए कुछ चीजें नहीं सुधार कर दी है, पब्लिक के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कोर्ट में केसेस जिले चलते हैं वो आगे भी चलने वाले हैं। पुलिस विभाग नहीं पढ़ा है तो 358 अभी तो ऐसा है कि हम केवल झलक देख रहे हैं, 2 दिन पहले तो बिल प्रस्तुत हुआ है। 358 जो संशोधन है ये हर एक को हमको पढ़ के समझना होगा, और उसके लिए अभी 6 महीने टाइम है करीब, क्योंकि ये पहले पास होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद इसका असर दिखेगा। तो पढ़ने के पहले किसी चीज पर हम कमेंट करें कि वो कुछ नहीं होगा, ये तो एक सिनिकल व्यू हो गया कि कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे तो हम ये नहीं कर सकते, बिना पढ़े उस पर कमेंट नहीं करनी चाहिए जब तक कोई पूरे प्रावधान पढ़े नहीं है। पूरा तो मैं खुद ही एडमिट किया कि पढ़े नहीं है मैंने। तो अभी तो जो होम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया हमने सिर्फ वो पढ़ा है। देश में नहीं, अभी तक तो जैसे कानूनी प्रक्रिया हमारे देश में स्लो चलती हुई आ रही थी,
तो वो पढ़ी है ना, तो 358 चेंजेस किए हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए वो हर एक चीज को हमको समझना पड़ेगा कि इसका क्या क्या पॉजिटिव या निगेटिव असर पड़ सकता है, तभी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यदि हम पढ़े बिना पहले से ही कंक्लूजन करेंगे कुछ नहीं होना है, तब तो फिर कुछ करना ही नहीं चाहिए। मेरा ये आपसे सवाल है, बहुत ज्यादा वही मैं नहीं बता रहा पढ़ा हूँ है कि मैंने, जैसे पूरे ऊपर ऊपर प्रावधान से हमने भी आपने नहीं अभी पढ़ा। आज बताया वही उससे मैं ही कह रहा समझ हूँ रहा कि हूँ पूरे मैं। प्रावधान हमने भी नहीं पढ़े अभी तो केवल स्ट्रक्चर हमारे समझ में आया कि कैसे इन्होंने क्या क्या किया है और जो हाईलाइट सिर्फ मिले हैं हमको। बाकी इसमें और डिटेल में जैसे मीडिया पर भी इस पर चर्चा चल रही है, और इसीलिए हमारा भी ये प्रयास था कि इसमें एक अवेयरनेस टाइप का किया जाए, तो इसलिए आज मुख्य प्रावधान आए। अब इसके जो एक एक डिटेल है, इस एक एक डिटेल पर हम आगे और ज्यादा विचार कर सकते हैं कि जैसे एक एक एक्ट लिया जाए या फिर एक एक चैप्टर लिया जाए, और उस पर फिर हम उसमें डिस्कस के क्या क्या असर पड़ सकते हैं। कोई कानून अभी बना नहीं है, ये तो अभी बिल है, सिर्फ प्रस्तुत किया गया है। ये कानून बन जाएगा और लागू होगा। आज की गवर्नमेंट जो है बिल लाती है, हाँ, वो 4-5 महीने कानून बना में। ही देती है हाँ, जो वो उनके 4-5 महीने लाभ में में बन होता जाएगा है। ये। 4-5 महीने में बन जाएगा वो और उसके पहले हम तब तक ये पढ़ सकते हैं अगले 4-5 महीने में कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या पड़ सकता है, तो ये सब हमको स्टडी करना होगा, अभी पता चलेगा। वीरेन जी अभी कोई लचीलापन नहीं रहेगा। प्लस इवन ये पास हो जाने के बाद भी जो पुराने केसेस है, वो पुराने कानून के मुताबिक रहता है कि ये पुराने कानूनों पर, पुराने केसेस पर लागू नहीं होगा। ये केसेस जो आगे से अराइज होंगे उस पर लागू होगा, जो ऑलरेडी केस है उन पर लागू नहीं होगा ये। और स्पीड रहेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब होगा, आने जाने का खर्चा नहीं रहेगा, घर बैठ हो सकता है। ये सब प्रावधान हो जाएंगे अब कि वीडियोग्राफी ऑनलाइन, मतलब ये प्रावधान हो जाएंगे। पब्लिक प्रॉफिट में ये चीज आने वाली है ना। हाँ, ये सब मतलब ये काफी बड़े बड़े चेंजेस है, क्योंकि जब ये हो रहा है, अब तक तो सुप्रीम कोर्ट खुद विरोध करता आ रहा था कि हम करेंगे नहीं, अब यूट्यूब पर हम सब कुछ देखने मिल रहा है। तो उस तरह से जो चेंजेस आते जा रहे हैं और सब चीजें पुलिस के बजाय ईमेल, व्हाट्सएप और इस तरीके से भी किया जाए, क्योंकि अब ये चीजें लिख दी गई है कानून में, तो ये सब चीजें ऑनलाइन हो जाएगा। अभी ऑलरेडी कई एडवोकेट जो आजकल ऑफिस में बैठे बैठे अपीयर होते, चेंबर में, कोर्ट में जाना कई वकीलों ने बंद कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी हो गया। वो लोग दे आर पुटिंग अप अपीयरेंस थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये तो ऑलरेडी हो ही गया है ना। तो इससे काफी फैसिलिटी हो गई है। तो ये हो जाए कि लिटिगेंट्स को भी कोर्ट में जाना जरूरी नहीं रहेगा, घर पे बैठे बैठे वो अपीयर हो सकते हैं। ये प्रावधान इसमें किए गए हैं कि अब तक जो दूर जाना पड़ता था, जो ट्रैवल का और ये जो खर्चा होता था, तो ये सब चीजें बच जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है सर। जैसे मान लीजिए कोई किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है और वो गवाह, उसके पास 10 गवाह है, झूठे आरोप है, और मान लीजिए वो आरोप सिद्ध कर दे रहे हैं, झूठा आरोप सामने वाले सिद्ध कर दे रहे हैं, और जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहा है उसके पास एविडेंस है, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, तो बाद में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से उस चीज को सिद्ध कर देता है, तो क्या वो जो गवाहों ने झूठी गवाहियां दी है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए क्या फांसी तक की सजा हो सकती है, जिसमें जो चैप्टर 11 है पुराना आईपीसी में, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, तो झूठी गवाही देना, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस, 193 से लेकर 229 तक के जितने भी सेक्शंस है वो पूरे पढ़ लीजिए, तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक के प्रावधान है ना। तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का वो फैब्रिकेशन कर रहे हैं, झूठा सर्टिफिकेट बनाना, फाल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट, जो फैब्रिकेटिंग एविडेंस, एक्सेप्टिंग फॉल्स सर्टिफिकेट्स एज ट्रू, तो 193 है, 194 है, 195 है, 196 है, ये सभी प्रावधान पढ़ लीजिए, तो इसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, घोटाले को छुपाने के लिए आपसी लेन देन बताने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब करोड़ों रुपए का घोटाला है जिसको लाखों रुपए में आपसी लेन देन बता के मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा प्रावधान तो सब है, बस ये कि आपको अपने केस में लागू करना पड़ेगा कि कौन सी धारा में एफआईआर करनी है ना। अच्छा, और वो कोर्ट का डिसीजन हो जाने के बाद फिर उसमें आप उसको ये मतलब ये कर सकते हैं साबित, और कोर्ट में प्रक्रिया यदि चल रही है तो उस दौरान भी ये चीजें कोर्ट के सामने आप ला सकते हैं कि उस चीज को डिनाई कर सकते हैं। मतलब सामने वाले का जैसे 190 में सामने वाला ये कर रहा है, तो अभी 190 का मतलब है कि केस चल रहा है, 190 आईपीसी या पीआरपीसी,
190 CRPC कोर्ट में लगा हुआ है। हाँ तो अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ, ये तो फिर कॉग्नाइजेशन स्टेज पे ही है। हाँ, तो 190 करना ट्रायल कीजिए। चल रहा है अभी हाँ, तो अनरजिस्टर्ड ट्रायल में ही स्टेज है। पे दोनों पार्टी का लिया जाता है, तो उसमें भी सबसे पहले जो आरोप लगा रहा है पहले उसका एविडेंस देखा जाएगा, और आरोपी की बात सबसे आखिरी में आती है। तो आरोपी को इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आरोपी से सबसे आखिरी में पूछा जाएगा, पहले तो उनको अपना केस साबित करना है प्रोसिक्यूशन को, है ना, तब तक कोर्ट आपसे नहीं पूछेगा। तो इसलिए पहले बर्डन जो होता है वो उनका होता है, एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो आप कोई भी ट्रायल की प्रक्रिया देख लीजिए, चाहे चैप्टर 18 में हो, चाहे 19 में या 20 में या 21 में, तो पहले बारी प्रोसिक्यूशन की आती है, उसके बाद डिफेंस की आती है ना। तो इसलिए ट्रायल को फेस करने से उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। साबित उनको करना है, साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको अपना जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि उसके पहले कोर्ट आपको और इस स्थिति में मान लीजिए वो सामने वाले साबित नहीं कर पाए और कोर्ट ने उनके केस को डिसमिस कर दिया, तो कहलाएगा तो ये सामने वाले को बदनाम करने का एक सिस्टम ही आ जाएगा ना। नहीं वो ऐसा आप सेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेक्शन 3 पढ़िए, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। देखिए उसमें 3 डेफिनेशन दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। एक होता है प्रूव्ड, एक होता है डिसप्रूव्ड और एक होता है नॉट प्रूव्ड। तो जो गलत साबित हो गया वो डिसप्रूव्ड है, जो सही साबित नहीं हुआ और गलत साबित नहीं हुआ वो नॉट प्रूव्ड है। तो उसमें ये देखिए कि कोर्ट अपने जजमेंट में फाइनली क्या कहता है, क्योंकि ऐसा होता है कि उन्होंने आरोप लगाया तो बर्डन उनका है, लेकिन आप आरोप लगाएंगे तो फिर पूरा बर्डन आपका हो जाएगा और आपको साबित करना पड़ेगा उसी मेथड से। ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, आप बोलते मानहानि हो गई तब भी साबित आपको करना पड़ेगा। आप बोलते कि झूठा उन्हें किया तब भी साबित आपको करना पड़ेगा। झूठी एफआईआर की 182 में साबित आपको करना पड़ेगा। झूठा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया 211 में साबित आपको करना पड़ेगा। तो पूरा बर्डन फिर आपका हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, आप आरोप लगाते हैं क्रिमिनल तो मतलब सामने वाले पहले जो कर रहे हैं वो करे। यस, आप उसमें बस ट्रायल को फेस करिए। यस, हाँ, और आप यदि आपको ट्रायल फेस नहीं करना है तो आपके पास दूसरा तरीका है, सीआरपीसी 482 है, आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, है ना। तो 482 में पूरा ये कर सकते हैं, और रिट आप 226 में भी जा सकते हैं। संविधान के 226 में तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्रैश करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन लाना है। वेट करना ज्यादा बेटर है ना, कि सामने वाले किस लिहाजे से ले रही है वो ज्यादा सही है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक लीगल अथॉरिटी के हर एक ऑर्डर को हर एक स्टेज पर हम चैलेंज करें। वो सही नहीं होता है कि एक समझ दे दिया, इंस्पेक्टर ने बुला लिया और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए, जैसा कुछ लोग करते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। बेस्ट वे है कि जहाँ पे आया उसको जवाब दिया जाए। हाँ, जहाँ पे आया उसको जवाब दिया जाए। वो यदि नहीं करता है तब फिर आप एपेलेट लेवल पर चैलेंज करिए, वो ज्यादा सही अप्रोच होता है। एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए कि हम तो इंटरिम ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। पहले वो एक डर भी रहता है ना, डर के कारण भी व्यक्ति करते हैं। और डर लोगों का बहुत ज्यादा होता है कि हर एक प्रक्रिया पेचीदा होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें है कि जो भी लीगल अथॉरिटी ऑर्डर फॉलो करिए, अनलेस आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एब्यूज हो रहा है प्रोसेस का, और एब्यूज हो रहा है तो फिर आप चैलेंज कर ही सकते हैं, है ना। वो अधिकार लेकिन है कि अब समझ देंगे तो भी हम नहीं जाएंगे, हम अपनी बात ही नहीं कहेंगे। मैजिस्ट्रेट कौन होता है हमको बुलाने वाला? 190 में भी हम काम नहीं करने देंगे। किया तब तो फिर तो मतलब ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी लीगल ऑथर मतलब आप एक सब इंस्पेक्टर आपको पूछताछ के लिए बुला रहा है सामान्य, और उसमें भी आप जाके सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए, तो इसका मतलब आप किसी कानून को, किसी लीगल अथॉरिटी को आप कुछ भी नहीं रहे। तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सही। आपको अपने आप पे भी भरोसा होना चाहिए, साबित उसको करना है क्रिमिनल, है ना। तो उसमें जी बस ये 2 चीजें मेरे को पूछनी थी। एक्चुअली क्या है, मेरे खुद के ये केसेस है, मेरे ऊपर झूठा केस लगाया है। एक्चुअली क्या है, मेरे खिलाफ भी झूठा केस लगा था। 4 साल तक डिफेमेशन का केस चला और 33 बार सुनवाई लगी। मुझे एक भी बार किसी ने बुलाया नहीं और वो डिसमिस हो गया, और मेरे पास उसकी कॉपी तक नहीं है। बताओ, आई एम नॉट, अनलेस इट कम्स टू माय टेबल आई डोंट बॉदर अबाउट इट, है ना। तो वही काम करिए जो टेबल पे आता है। परेशान होते रहेंगे तो परेशानी होते रहेंगे फिर आप। नहीं बिल्कुल। 6 महीने से चल रहा है केस और कोर्ट में ही प्रॉब्लम है। दरवाजे पर पुलिस खड़ी है, कोई आपको बुला रहा है, कोई फोन आ रहा है, तो जो काम आता है ना वो केवल करिए। आप यदि चिंता करते रहेंगे तो फिर चिंता करते रहिए। 30 साल तक केस चलता है तो, है ना। नहीं चिंता नहीं, जानकारी होना तो सर जरूरी है ना। जानकारी जरूरी है, जानकारी होना चाहिए, नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हर एक लीगल अथॉरिटी को हर एक